विल एक मैजिकल लूजर था जो कि एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ था जिसमें मैजिक ही सब कुछ है। इस दुनिया में बिना मैजिक टैलेंट वाले लोगों को स्लेव से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। वो हमेशा सहमा सा और अकेला रहता था, पर फिर भी उसकी एक बचपन की दोस्त थी जिससे वो प्यार करता था, पर वो भी उसे आथू कह के चली गई। इसके बावजूद भी वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ताकि वो अपनी क्रश को वापस से जीत सके, पर वहाँ सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं। पर उसकी दुनिया बदल जाती है जब हेडमास्टर उसे दिखाते हैं कि वो एक नेचुरल वॉरियर है और उसके हाथ में जादू की छड़ी नहीं बल्कि तलवार होनी चाहिए। जिसके बाद विल कड़ी ट्रेनिंग करता है ताकि वो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बन सके। वो एक हाई लेवल डंजन में जाता है जहाँ वो एक जायंट मॉन्स्टर से लड़ता है जो कि मैजिक स्पेल्स का यूज कर सकते हैं, पर वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपनी स्पीड और ताकत का यूज करके तलवार से उस मॉन्स्टर को बड़ी ही बुरी तरह से हरा देता है। अगली सुबह वो क्लासरूम में बड़ा ही थका हारा जाता है जहाँ की उनका प्रोफेसर जिनका नाम एडवर्ड है वो उन्हें एल्केमी सिखाते हैं कि कैसे वो सल्फर को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एक्सप्लोसिव्स को बनाने में काम आता है। एडवर्ड नोटिस करता है कि विल पीछे सो रहा है और उसे आवाज लगाता है, पर विल तो गहरी नींद में पड़ा था और वो खर्राटे लेके सोता रहता है। तभी एडवर्ड चिल्ला के उसका नाम बुलाता है जिससे डर के वो खड़ा हो जाता है। एडवर्ड उसे पास बुलाता है और उसे दिखाने को कहता है जो उसने अभी अभी पढ़ाया, और बेचारे को पूरे क्लास के सामने खड़ा होकर उस प्रोसेस को दिखाना पड़ा। एडवर्ड कहता है कि ये बहुत आसान है, उसे बस थोड़ी सी फ्लेम्स बनानी है और सल्फर वहाँ बन जाएगा। विल घबराए वो अपनी वॉन्ड को निकालता है और फ्लेम वाली स्पेल को कास्ट करता है, पर जैसा कि तुम समझ गए थे उसमें से एक चिंगारी भी नहीं निकलती। ये देख के सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। एडवर्ड पूरी क्लास को शांत कराता है और कहता है कि तुम एक मामूली सा स्पेल भी यूज नहीं कर सकते। कोई बंदा थियोरी में इतना अच्छा और मैजिक में जमई नल्ला कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आता तुम एकेडमी में सिलेक्ट कैसे हो गए। तभी ये पान की थूक जिसका कि नाम सियोन है वो अपनी वॉन्ड को उसकी तरफ पॉइंट करता है और एक पावरफुल फ्लिंग मैजिक उनकी तरफ फेंकता है जिससे वो चीज पूरी तरह से जल जाती है और वहाँ सल्फर बन जाता है। एडवर्ड चिल्लाता है कि मेरी परमिशन के बिना यहाँ तुम कुछ नहीं करोगे, और एक पावरफुल मैजिक से वहाँ बहुत सारा सल्फर बना देता है और कहता है कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। इस दुनिया को मैजिक ही रूल करता है। जिसके पास जितना मैजिक होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस दुनिया में जादूगर ही हीरो माने जाते हैं और इस एकेडमी में मैजिकल टैलेंट को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो भले ही आपके पास दुनिया भर का नॉलेज हो, पर अगर आप मैजिक यूज नहीं कर सकते तो इस एकेडमी में आपकी कोई जगह नहीं है। ये लोग जितना जल्दी समझ जाए उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्लास खत्म होने के बाद विल बाहर खड़ा था, तभी सियान और उसके दो पंटर उसके पास आते हैं। सियोन कहता है कि यहाँ रहकर तुमसे कुछ नहीं होने वाला, एक काम करो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाओ, मेरे घर में झाड़ू पोछे पे रख लूंगा तुम्हें। तभी उनकी क्लासमेट और विल की बचपन की दोस्त को लाकर उसे रोक देती है और सियोन को उसे अकेला छोड़ने को कहती है क्योंकि वो उससे और उसके दो कौड़ी के गुंडों से बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन सियोन हंसता है और कहता है कि काइंडनेस और हार्डवर्क से इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, और ये चश्मिश मैगिया वॉन्डर बनने का सपना देखता है। और वो वहाँ से जाते वक्त कहता है कि तुम्हें सच में प्रोफेसर एडवर्ड की बात मान लेनी चाहिए और स्कूल से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। कोल विल से कहती है कि वो इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे, और प्रोफेसर एडवर्ड भी फालतू की बकबक करते हैं, पर विल को अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी है और वो आसमान को देखते हुए कहता है कि ये कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमें पता चलता है कि कई सालों पहले ह्यूमंस एक अंधेरे की लेयर के नीचे ट्रैप थे और उन्होंने कभी सन को देखा ही नहीं था, और उस टाइम वो सारी दुनिया कुछ भयानक स्पिरिट से डरती थी जिन्होंने उस डार्कनेस में उन्हें ट्रैप कर दिया था। पर तभी 5 महान जादूगर उन एविल स्पिरिट्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जिन्होंने एक भयानक लड़ाई के बाद सभी एविल स्पिरिट्स को हरा दिया था और ह्यूमंस को अंधेरे से मुक्त कर दिया। और तब जाकर ह्यूमंस ने पहली बार देखा था कि आखिर आसमान दिखता कैसा है। तब से उन 5 मेजेस को मागिया वॉन्डर कहा जाने लगा और अब ये टाइटल दुनिया के सबसे ताकतवर मेजेस को दिया जाता है। कोल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो हमें देख रही होगी? विल कहता है कि हाँ, वो हमें खिड़की से जरूर देख रही है। तभी विल अपने बचपन की दोस्त एल्फी से किया गया प्रॉमिस याद करता है जो कि उसे मागिया वैंडर्स की स्टोरी बुक दिखाया करती थी, और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वो साथ में किसी दिन मागिया वॉन्डर बनेंगे। एल्फी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया क्योंकि उसमें मैजिक टैलेंट कूट कूट के भरा था। वो बड़ी ही जल्दी ऊपर चलती गई और दुनिया की सबसे यंगेस्ट मागिया वॉन्डर बनी, जिसके बाद वो डिवाइन टावर में रहने लगी। वहीं विल बिल्कुल नल्ला निकला। उसकी परफॉर्मेंस एवरेज से भी घटिया थी और उसे बस उसका प्रॉमिस ही आगे खींच रहा था। इसके थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर वॉक से मिलने जाता है जो कि उस पर चिल्लाने लगते हैं जब उन्हें पता लगता है कि ये चश्मिश अकेले ही लेवल 7 डंजन में गया था। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी हरकतें ऐसे ही रही तो एक दिन तुम्हारा चश्मा ही डंजन से बाहर आएगा, तुम्हारा शरीर नहीं। विल जमीन पर गिर के उससे माफी मांगता है और पूछता है कि क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं। वॉक लंबी सांस छोड़ता है और उसकी मेहनत के लिए उसे 2 क्रेडिट्स दे देता है, जो सुन के वो बड़ा खुश होता है। तभी वॉक उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी भी मागिया वॉन्डर बनने के सपने को नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी चांस चाहते हो वॉन्डर बनने का तो तुम्हें हाई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, और ऐसा
करने के लिए तुम्हें बहुत सारे क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी और ये क्रेडिट्स तुम्हें हर फील्ड में चाहिए, राइटिंग, स्पेल वर्क और फाइटिंग में भी। अगर वो कभी मैजिक यूज ही नहीं कर सका तो उसे स्पेल वर्क में क्रेडिट नहीं मिलेंगे, तो चाहे वो बाकी दो में जितने भी क्रेडिट्स इकट्ठा कर ले वो कभी भी आगे जाने के लिए काफी नहीं होंगे। विल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। वो कहता है पहले तो तुम्हें ग्रेजुएट करना होगा और इसके लिए तुम्हें इस हफ्ते के अंदर अंदर 4 क्रेडिट्स को इकट्ठा करना होगा। ये सुन के विल हैरान हो जाता है और धड़ाधड़ उन मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है जिनसे उसे जल्दी 4 क्रेडिट्स मिल जाएं। तभी वॉक उसे बताता है कि 6th फ्लोर पे एक वेस्करविल नाम का मॉन्स्टर है जिसे कि अभी तक किसी ने नहीं हराया था। ये सुन के विल जाकर उसे गले लगा लेता है और खुशी से उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। पर ये सारी बातें बाहर खड़ा पान की थूक सुन लेता है और खुद उस डंजन में जाने लगता है ताकि वो विल के पहुंचने से पहले उसे हरा सके और वो नल्ला बेरोजगार स्कूल से निकल जाए। रात को विल डंजन के अंदर चला जाता है और वो साथ में अपने फैमिलियर किकी को भी लेकर आया था। वो कहता है कि मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि फाइनली मुझे 4 क्रेडिट्स मिलने वाले हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं पहले भी बास्करविल मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ। ये सुन के किकी दुखी हो जाती है क्योंकि पिछली बार जब वो बास्करविल से लड़े थे बेचारी किकी भून गई थी। तो विल उससे कहता है कि फिक्र मत करो, हम इस बार उसकी फायर ब्रेथ का ध्यान रखेंगे और किकी से कहता है कि वो अपनी नाक का यूज करके उस मॉन्स्टर का पता लगाए। वहीं सियोन और उसके पंटर भी डंजन में आ रखे हैं। सियोन कहता है कि उस जैसे लूजर को अकेडमी में रहने का कोई हक नहीं है, तो हमें उससे पहले इस मॉन्स्टर को हराना होगा ताकि उसके क्रेडिट्स पूरे ना हो सके और उसे अकेडमी से निकाल दिया जाए। तभी एक पंटर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छा आइडिया है? 6th फ्लोर पर हम तीनों का अकेले आना काफी खतरनाक हो सकता है। सियोन कहता है तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? वो घबरा जाता है और कहता है कि माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आगे सियोन कहता है कि उस जैसे मैजिकलेस लूजर को इस अकेडमी में होने का कोई हक नहीं है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और सियोन के एक पंटर को ऐसा मुक्का मारता है कि वो बिना सीमेंट के दीवार में अनारकली बन जाता है। वही सियोन अभी भी शौक में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, और जो बेचारा वॉर्न कर रहा था उसकी फटी पड़ी है और वो एक बागड़ बिल्ले जैसा चिल्लाने लगता है। ये चीख विल तक पहुंच जाती है। ये सुनते ही विल बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है। उसे फिक्र हो रही थी कि किसी को चोट न लग जाए और जब वो वहां पहुंचता है वो सियोन को देखता है जो कि मॉन्स्टर पे फायर ब्लास्ट से हमला कर रहा था और इससे मॉन्स्टर को खरोच भी नहीं आ रही थी। विल तुरंत ही उस मॉन्स्टर को पहचान जाता है जो कि एक सेंटिनल था। वो एक बहुत ही रेयर मॉन्स्टर है जिसे मारने पर 10 क्रेडिट्स मिलते हैं, पर उसे इस लेवल के डंजन पर नहीं होना चाहिए। वो देखता है कि सियोन का मैजिक उसके लिए कुछ भी नहीं है और वो मॉन्स्टर उसके सारे हमलों को झेलता हुआ बस आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे सियोन की हालत बुरी होती जा रही थी। वो उसकी मदद करने की सोचता है पर तभी वो याद करता है कि सियोन कितना चूजे किस्म का इंसान है। वो सोचता है कि इस जैसे को तो यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए, पर तभी उसे एल्फी की बात याद आती है जिसने उससे कहा था कि वो सबसे काइंड और ब्रेव इंसान है और उसे वो ग्लासेस गिफ्ट में दिए थे। वो कहता है कि तुम गलत थी एल्फी, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ जो कि सिर्फ तुम्हारे पास पहुंचना चाहता है और इतना काबिल बनना चाहता है कि वो तुम्हारी स्वॉर्ड बन सके। तभी जब वो मॉन्स्टर सियोन पर हमला करने वाला था विल तेजी से आकर उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वॉक के पास आते हैं और कहते हैं कि सियोन और उसके पंटर बिना परमिशन के डंजन में घुस चुके हैं, तो जल्दी से अपने फैमिलियर को उनके पीछे भेजो। वॉक पूछता है कि वो किस फ्लोर पर गए हैं। एडवर्ड बताता है कि वो सभी 6th फ्लोर पर गए हैं। तो वॉक कहता है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विल पहले ही वहां जा चुका है। जिसके बाद वो अपने क्रिस्टल के जरिए विल की लड़ाई को देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि विल उस मॉन्स्टर को बड़ी ही कड़ी टक्कर दे रहा है। वो बड़ी ही तेजी से मूव करता हुआ उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है और ऐसे ही वो अपने अगले हमले से उसकी एक उंगली काट देता है। गुस्से में वो मॉन्स्टर विल पर हमला कर देता है पर विल उसके अटैक को डॉच कर लेता है और वो उसके पत्थरों के हमलों को भी बड़ी ही आसानी से डॉच कर रहा था। विल बड़ी ही तेजी से मॉन्स्टर के चारों तरफ कूदता है और उसकी पीठ पर पहुंच जाता है और सीधा उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है। मॉन्स्टर उससे बचने के लिए इधर उधर हिलने लगता है। वहीं सियोन को समझ नहीं आ रहा था कि ये नल्ला उसे कैसे हरा पा रहा है। वहीं एडवर्ड भी ये सब देखकर हैरान था। वॉक बताता है कि विल एक आउटकास्ट है जिसके पास किसी भी मेज से ज्यादा ताकत है। उसका शरीर किसी भी डॉर्फ से ज्यादा मजबूत है और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऐसी है कि वो किसी भी अटैक को एक बार ही देखकर याद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विल उसके अटैक पैटर्न को समझ चुका था और वो उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ उसके एक हाथ को काट देता है। प्रोफेसर वॉक कहते हैं कि ये बात सच है कि विल मैजिक को यूज नहीं कर सकता, पर मैजिक की दुनिया में वो अकेला ही एक स्वॉर्ड्समैन है और उसकी तलवार लाइट जितनी तेज है। विल उस मॉन्स्टर की तलवार को उठा लेता है और वो मॉन्स्टर अपने मैजिक स्पेल से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर विल उसके अटैक को उस स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है और एक ही स्लाइस से उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। इसके बाद विल सियोन के पास जाता है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है जो कि अभी भी शॉक में था, पर ये सब देख के एडवर्ड का दिमाग खराब हो चुका था और वो चिल्लाता है कि एक मैजिकलेस लूजर कभी भी एक मैजिशियन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता और वॉक के ऑफिस से चला जाता है। प्रोफेसर वॉक विल से नाराज
पास थे, पर फिर भी उसे 10 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जो सुन के विल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं। सभी लोग मैजिक ना होने की वजह से विल का मजाक उड़ा रहे थे। एक लड़का कहता है कि आखिरकार इसे एकेडमी में जगह ही क्यों दी गई है। तभी एक लड़की कहती है कि एकेडमी को लेडी एल्फी को यहाँ लाना था, इसलिए विल को चारे की तरह यहाँ एडमिशन दे दिया गया, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेडी एल्फी तो मैगी वॉन्डर बन चुकी है। अब तो इसे बाहर निकाल ही दिया जाएगा। प्रोफेसर वोक और विल हेडमास्टर से मिलने जाते हैं। हेडमास्टर विल के हाथों में एक स्वॉर्ड दे देती है और उस पर मैजिक से हमला कर देती है, पर विल अपनी तलवार से ही उसके सारे मैजिक को काट देता है। ये देखकर वोक शॉक रह जाता है और हेडमास्टर हंसते हुए कहती है ये इस एकेडमी में रह सकता है। वो कहता है कि क्या ऐसा करना ठीक होगा, इसे तो कोई मैजिक यूज करना आता ही नहीं। हेडमास्टर कहती है कि तुमने ठीक कहा, पर ये देखने में मजा आएगा कि आखिर ये स्वॉर्ड एक मैजिक वॉन्ड की जगह कैसे लेती है। तभी विल कहता है कि क्या अगर मैं इस एकेडमी में पढ़ूंगा तो मैं डिवाइन टावर तक पहुंच सकता हूँ? क्या मैं इतना ताकतवर बन सकता हूँ कि मुझे एल्फी को फिर से मिलने का मौका मिले? हेडमास्टर कहती है कि तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना। इसके बाद प्रेजेंट में विल क्लास में पहुंचा हुआ था, जहाँ प्रोफेसर वोक बता रहे थे टावर पर चढ़ने के लिए आपको अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा, जिसके बाद टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचकर आप मागिया वॉन्डर बन सकते हो। पर यह तभी मुमकिन है जब तुम अपर इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग के लिए सिलेक्ट हो जाओ। वहां तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला कि आप नए तरीके का मैजिक इन्वेंट करो और दूसरा ये कि आपको 70 to 100 या फिर उससे ज्यादा क्रेडिट्स इस एकेडमी में हासिल करने होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नया मैजिक इन्वेंट करके मागिया वॉन्डर बने हैं, इसलिए सभी लोग दूसरा मेथड ही चूज करते हैं। तुम लोग तो अपर इंस्टीट्यूट में जाने का सोचना छोड़ ही दो। मुझे तो लगता है तुम ग्रेजुएट भी रेंग कर होने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें फिर से बहुत सारे पुराने लेसन पढ़ने को दूंगा। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स रोने लगते हैं। बाहर कोल विल से कहती है लगता है प्रोफेसर वोक आज कुछ ज्यादा ही भड़के थे। विल कहता है कि हाँ, उन्होंने हमसे बहुत सारे लेसन रिपीट करवाए और दुनिया भर का होमवर्क भी दे दिया, क्योंकि उनके पास राइटिंग में क्रेडिट कम थे, ऑब्वियसली विल को छोड़कर। कोल कहती है कि उसे प्रोफेसर वोक अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कम से कम स्टूडेंट्स की मदद करना तो चाहते हैं। अगर उनकी जगह एडवर्ड होता तो वो स्टूडेंट्स को फेल होने देते। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। जब वो वहाँ जाते हैं वो सियोन और उसके पंटरों को देखते हैं, जो कि चिल्ला कर सभी को बता रहे थे कि सियोन ने उस सेंटिनल मॉन्स्टर को अकेले ही हराया था। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और उसकी ताकत के लिए उसकी तारीफ करते हैं, पर वो काफी परेशान दिख रहा था, क्योंकि सिर्फ वही है जो कि उस डंजन की सच्चाई को जानता है कि उस मॉन्स्टर को विल ने हराया था और उस टाइम पे सियोन की तो फटी पड़ी थी। तभी वो अपने सामने विल को देखता है। उससे देखते ही वो गुस्से से भर जाता है और सभी को धक्का देते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है कि जो उस दिन हुआ वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि तुमसे बड़ा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा। कोल तुरंत ही उसकी मदद के लिए वहाँ पहुंच जाती है और सियोन से कहती है कि इसे छोड़ दो। सियोन अपने दांत पीसता है और गुस्से में उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कोल पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, पर विल झूठ कह देता है कि कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड हेडमास्टर के ऑफिस में जाता है और कहता है कि विल को एकेडमी से जल्द ही बाहर निकाल देना चाहिए। हेडमास्टर बस स्माइल करती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। एड कहता है कि विल एक मैजिकलेस वॉरियर है, पर फिर भी वो मैजिशियन से बेटर बनने की कोशिश कर रहा है। मैजिक एकेडमी में एक वॉरियर को रहने का कोई हक नहीं है, पर ग्रैंड मास्टर कहती है कि उसके 6th और फाइनल ईयर में उसे बाहर निकालना बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो एक रजिस्टर निकालती है जिसमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी डिटेल्स को रिवील करते हुए कहती है कि उसकी राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और बिना मैजिक के भी वो कंसिस्टेंटली क्रेडिट्स इकट्ठा करता रहा है। वो कहती है कि विल एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, क्योंकि ना केवल वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कीप अप कर रहा है, वो कई स्टूडेंट से बेहतर कर रहा है, वो भी बिना मैजिक के। वो भले ही मागिया वंडर ना बन सके, पर वो एक स्कॉलर या हीलर बन सकता है। इस एकेडमी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका दे। पर एडवर्ड कहता है कि प्रॉब्लम तो ये है कि वो मागिया वंडर ही बनना चाहता है। हेडमास्टर कहती हैं कि ये प्रॉब्लम तो है, तो चलिए आप उसका टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आप उसकी सच्चाई के बारे में जानते ही हैं, तो आप ही पता लगाइए कि क्या वो एक मागिया वंडर बनने के लायक है भी या नहीं। अगर वो इस टेस्ट में पास नहीं होता है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एडवर्ड कहता है कि आप श्योर हैं? मैं प्रोफेसर वोक की तरह उस पर दया नहीं दिखाऊंगा। पर हेडमास्टर कहती हैं कि मैं श्योर हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आप मागिया वंडर के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। इसके बाद हम कोल को देखते हैं, जो कि मैजिक से विल का लॉकर खोलती है और पूछती है कि क्या तुमने अभी भी उस तलवार को वहीं रखा है। विल कहता है कि एकेडमी में स्वॉर्ड यूज करने की परमिशन नहीं है, और अगर मैं रूम में चला जाता हूँ तो मेरा रूममेट वहाँ से वापस आने नहीं देता। कोल कहती है लगता है तुम और रोस्टी काफी करीब आ चुके हो। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। विल तुरंत ही हिस्ट्री ऑफ मैजिक और बाकी के रेसेस के बारे में पढ़ने लगता है। कोल कहती है कि तुम राइटिंग में ऑलरेडी सबसे बेस्ट हो, तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। विल कहता है कि मैं जानता हूँ, पर मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अगर मेरा एक भी क्रेडिट कम हुआ तो मैं अपर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाऊंगा, और वैसे भी मैं ड्वार्फ्स को कुछ ज्यादा ही अच्छे से
समझ सकता हूँ। उन्होंने एक साथ मिलकर काफी सारे जादूगरों से लड़ाई की थी और प्रोफेसर वोक ने उसे बताया था कि कभी भी हार ना मानना मैजिक से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है और विल को स्पेल हॉल में बुलाता है। वहाँ जाकर एडवर्ड कहता है, तुम्हें बार बार स्पेल वर्क में फेल होते देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेने जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझ पर एक भी अटैक लैंड कर दिया तो मैं तुम्हें स्पेल वर्क के 5 क्रेडिट्स दूंगा, पर अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी एड विल के नीचे एक मैजिकल सर्कल बना देता है। वहीं दूसरी तरफ हेडमास्टर वोक को बुलाती है और उसे जो जो चल रहा है उसके बारे में बताती है। वो उसके लिए एक टीवी सा बना देती है जहाँ वोक विल को एडवर्ड से लड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने नीचे के मैजिक सर्कल्स को डॉच कर रहा था जो एक्सप्लोड हो रहे थे, लेकिन एडवर्ड उसका पीछा जारी रखता है और उस पर लगातार मैजिक से हमला करता है। विल बड़ी ही मुश्किल से उसके अटैक से बच पा रहा था। वो ये सब रोकने को कहता है। ये बहुत अनफेयर है क्योंकि एडवर्ड किंगडम के सबसे ताकतवर मेजेस में से एक है और वो लगभग एक मागिया वांडर बन ही चुके थे। तभी विल प्रोफेसर का एक और हमला डॉच करता है और इतना भागता भागता वो थक चुका है। तभी विल बहुत ही तेजी से वहां से मूव करता है और उनके पीछे से जाकर लात मारने की कोशिश करता है, पर एडवर्ड का मैजिकल बैरियर उसे रोक देता है और उसे हवा में उछाल कर उस पर हमला कर देता है। इससे विल के मुंह से खून बाहर आता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। विल कहता है कि ये तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ रहे, ऊपर से इनकी स्पेल कास्टिंग बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इन पर हमला आखिर करूं कैसे। तभी की वहां से चली जाती है और एडवर्ड कहता है, अब मैं सिर्फ 2 ही स्पेल यूज करूंगा, पहला स्पेल तुम्हें जलाने के लिए और दूसरा स्पेल तुम्हारे अटैक से मुझे बचाने के लिए। और आगे कहता है कि अगर तुम 1000 स्पेल्स याद नहीं रख सकते तो एक ही स्पेल को इतना मास्टर कर लो कि उसके सामने कोई भी स्पेल ना टिक सके। एडवर्ड एक ही स्पेल को बहुत बार कास्ट कर देता है जिससे वो एक ही साथ काफी बड़े एरिया को कवर कर सकता है। विल उससे बचने के लिए वहां से भागने लगता है, पर इतने सारे अटैक से वो भी नहीं बच सकता था और उन हमलों की वजह से विल की काफी बुरी हालत हो जाती है। विल सोच रहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड के बिना नहीं जीत सकता। वहीं कोल सोच रही थी काश विल ठीक हो, कहीं प्रोफेसर एडवर्ड उसे अकेले में टॉर्चर तो नहीं कर रहे। तभी की जख्मी हालत में उसके पास पहुंचती है और विल के लॉकर की तरफ इशारा करती है। कोल समझ जाती है कि विल किसी खतरे में है और वो उसका लॉकर खोल देती है। वहीं एग्जाम हॉल में विल जमीन पर पड़ा हुआ है और एडवर्ड कह रहा था कि मागिया वांडर जादूगरों की दुनिया में सबसे टॉप पर होते हैं, तो अगर तुम मुझे छू भी नहीं सकते तो वहां तक पहुंचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। चलो मैं तुमसे ड्वार्फ की बैटल के बारे में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें याद है ना कि उन ड्वार्फ्स ने 10,000 लोगों की आर्मी खड़ी की थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन्हें हराने के लिए कितने मेजेस लगे थे? उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक मेज लगा था। 10,000 ड्वार्फ्स सिर्फ एक मेज से हार गए। मैजिक वॉन्ड हमेशा ही एक स्वॉर्ड से ज्यादा ताकतवर रही है। ये दुनिया ऐसे ही चलती आई है और चलती रहेगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने सपने को भूल जाओ। विल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मागिया वांडर बनकर रहेगा। एडवर्ड को समझ नहीं आता कि उसकी जिद का कारण क्या है। विल कहता है कि मैं उस लड़की तक पहुंचना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैंने जो एल्फी से वादा किया था वो मैं पूरा कर रहूंगा। सुन के एडवर्ड हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था तुम वॉरियर हो, पर तुम तो सिंप निकले। इससे ज्यादा हूतिया रीजन तो मैं सोच भी नहीं सकता था। विल कहता है कि ये रीजन आपके लिए बेकार होगा, पर मेरे लिए आगे बढ़ने का जिंदगी में सिर्फ यही रीजन है। तभी कोल विल को उसकी तलवार दे देती है जिससे विल कैच कर लेता है, जिसके बाद प्रोफेसर उस पर हमला करना फिर से शुरू कर देता है, पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि विल उसके मैजिक अटैक को काट सकता था। ये देख के प्रोफेसर भड़क जाता है और विल को चारों तरफ से आग से घेर देता है। वहीं अपने प्रोफेसर को इतना भड़का हुआ देखकर विल डर जाता है। तभी एडवर्ड उस पर हमला कर देता है, पर विल अपनी पूरी स्पीड से उसके सभी हमले से बच रहा था और इसी दौरान वो ड्वार्फ किंग को याद कर रहा था जिसने बैटल में सभी को खो दिया था, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा और मागिया वांडर को एक जोरदार पंच मारा था। विल डिसाइड करता है कि वो भी ऐसा ही करेगा और वो उसके सभी अटैक से बचता हुआ हवा में कूद जाता है और पूरी स्पीड से नीचे आकर एडवर्ड की शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों ही खुद को रोक देते हैं और विल प्रोफेसर के ऊपर अपना हमला लैंड करने में कामयाब हो चुका था। एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें स्पेल वर्क के 5 क्रेडिट्स देता हूँ और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ कोल आती है और लड़ाई की वजह से वो थक कर बेहोश हो चुका था। वहीं प्रोफेसर और हेडमास्टर बात कर रहे थे कि एक तलवार सच में जादू की छड़ी को टक्कर दे सकती है। इसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन एल्फी डिवाइन टावर में गई थी। जाने से पहले वो विल से कहती है कि वो सबसे काइंड और हार्ड वर्किंग है और पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर उसे वो ग्लासेस दे देती है। जब वो वहाँ से जा रही थी विल उसका नाम चिल्लाता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भी डिवाइन टावर तक जरूर पहुंचेगा। वो कहता है कि हम सनसेट को जरूर साथ में देखेंगे जैसा कि हमने बचपन में वादा किया था। ये सब सुन के एल्फी भी रोने लगती है और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। इसके कुछ देर बाद ही एल्फी टावर की सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और विल नीचे दिल टूटे आशिक की तरह बस खड़ा रहता है और उसके जाते ही वहाँ रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा था, तभी अचानक से वो टकरा जाता
है और सभी न्यूज़पेपर नीचे गिरने लगते हैं, पर विल अपनी स्पीड का यूज करके उन्हें गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। पर फिर भी एक पेपर रह ही गया था जिसमें वो देखता है कि एल्फी ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया था और उसने अकेले ही 12 नए स्पेल्स को बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। आगे वो पढ़ता है कि अपर इंस्टीट्यूट्स ने एकेडमी के लिए एक नया ऑर्डर इशू किया है और ये ऑर्डर उन्होंने एल्फी के कहने पर किया है। ये पढ़ते ही विल भागते हुए अपने रूम में जाता है जहाँ वो अपने रूममेट रॉस्टी से एक मैजिक डिवाइस बनाने को कहता है। रॉस्टी पूछता है कि तुम इतने उछल क्यों रहे हो। विल उस ऑर्डर के बारे में बताता है जो एल्फी ने इशू किया था और कहता है कि वो भी उसमें हिस्सा लेने जा रहा है। वो कपड़े बदलते हुए बताता है कि एल्फी ने फ्रॉस्ट वॉकर से आइस कोर्स को लाने को कहा है जो कि 4th लेवल डंजन में है। उसे ये कोर्स किसी एक्सपेरिमेंट में कैटलिस्ट के लिए चाहिए और जो भी स्टूडेंट्स उसकी मदद करेंगे उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। इसलिए विल चाहता है कि रॉस्टी एक ऐसा मैजिक आइटम बनाए जिससे वो 4th फ्लोर को क्लियर कर सके। रॉस्टी उसके उतावलेपन को देखकर हंसता है और कहता है कि मैंने पहले ही इनमें अपग्रेड्स कर दिए हैं और ये तुम्हारे काम जरूर आएंगे। विल उसे थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी रॉस्टी उसे रोकता है और उसके मुंह में ब्रेड ठूस देता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना। इसके बाद विल 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है पर वो देखता है कि एल्फी के ऑर्डर के लिए वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद थे और ऑब्वियसली वहाँ ये पान की थूक भी मौजूद था और वो अपनी फायर की पावर से फ्रॉस्ट वॉकर्स को बड़ी ही आसानी से हरा रहा था और वो सोच रहा था कि ये चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है। उस वक्त उसने इससे भी खतरनाक चीज को अकेले ही हराया था। उसे देख के विल कहता है कि सियोन तो सच में कितना कमाल का है, पर यहाँ से ही मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो खुन्नस में है और क्योंकि वो खाली खड़ा है तो जरूर यहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं बचे होंगे। तो वो और मॉन्स्टर्स के लिए नीचे जाने लगता है, पर जब वो नीचे पहुंचता है उसे सामने 3 जायंट पेंगुइन मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो कि एक लड़की को खाने वाले थे। विल तुरंत उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उन सभी पेंगुइन्स को अपने एक स्ट्राइक से ही पूरी तरह से हरा देता है। ये देख के वो लड़की हैरान हो जाती है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या उसने मैजिक की जगह स्वॉर्ड का यूज किया। विल पूछता है मोहतरमा आप ठीक है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उस लड़की का नाम आइरिस है और वो 4th ईयर स्टूडेंट है। इसी दौरान वो एक लेक्चर दे रहा है कि नई तरीके के स्पेल्स को बनाना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इतना करना ही एक मेज के लिए काफी है मागिया वॉन्डर बनने के लिए। जो भी नया मैजिक स्पेल बनाता है उस स्पेल का नाम उसके क्रिएटर पर ही रखा जाता है और अगर तुम जैसे चिलगोजे भी ऐसा कर सकते हो तो हिस्ट्री में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि ये कितना मुश्किल है क्योंकि सिर्फ टॉप 0.1% ही ऐसा कर सकते हैं। तभी रोज प्रोफेसर से पूछती है एल्फी जिसने 12 नए मैजिक्स बनाए हैं क्या वो कमाल की है। वो कहता है कि वो इतनी कमाल की है कि हम सब सोच भी नहीं सकते। एल्फी के पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई अकेला इंसान 12 नए मैजिक को डेवलप कर सकता है। इसी वजह से हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मेज कहा जाएगा। कोल कहती है कि जिस बचपन के दोस्त का पीछा विल कर रहा है वो तो सच में कितनी कमाल की है। उसके एक ऑर्डर के पीछे सारे स्टूडेंट्स लग चुके हैं। ये सुन के रोज कहती है लगता है किसी को जलन हो रही है, क्या तुम्हें लगता है कि विल की बचपन की दोस्त विल को तुमसे छीन लेगी। तभी कोल चिल्लाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम डंजन में देखते हैं जहाँ विल उससे पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही, क्योंकि जैसा तुमने कहा मैं नो टैलेंट हूँ तो मेरे साथ तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। आइरिस कहती है कि भला वो अपने सेवियर के बारे में ऐसा क्यों सोचेगी, भले ही उसके पास मैजिक ना हो पर वो टैलेंटेड तो बहुत है और इसलिए वो उसकी रिस्पेक्ट करती है। इसके बाद वो बताती है कि वो भी यहाँ एल्फी के ऑर्डर पर आई है और वो भी आसमान को रोकने में मागिया वॉन्डर्स की मदद करना चाहती है। तभी विल कहता है कि इस दुनिया में किसी ने भी असली आसमान को नहीं देखा है। जो वो सभी आसमान देखते हैं वो एक बैरियर है जो 5 मागिया वॉन्डर्स ने अपने मैजिक से बनाया है ताकि वो इन्वेडर से अपनी दुनिया को बचा सके। कहा जाता है कि अगर बैरियर गिर जाता है तो दुनिया में फिर से अंधेरा छा जाएगा और हर तरफ तबाही मच जाएगी। इसलिए जो स्टूडेंट्स यहाँ ऑर्डर पर आए हैं वो बस इसलिए नहीं आए ताकि वो एक मागिया वॉन्डर के थोड़े करीब जा सके, बल्कि वो इसलिए आए हैं ताकि वो अपने आसमान को ऐसे ही रख सकें। इसके बाद आइरिस उसे बताती है कि वो एल्फी से पहले मिल चुकी है। एक बार वो डंजन के अंदर फंस चुकी थी और मॉन्स्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, पर उसी वक्त एल्फी ने आकर उसे बचा लिया था। जिसके बाद वो एक्साइटेड होकर कहने लगती है उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, इसलिए उनका ऑर्डर सुनते ही मैं यहाँ दौड़ी चली आई, पर मुझे यहाँ एक भी फ्रॉस्ट वॉकर नहीं मिला। लगता है सभी ने उन्हें हरा दिया है। मेरा सर्च मैजिक भी किसी को ढूंढ नहीं पा रहा है। उसी दौरान की विल को बुलाती है। आइरिस उससे जाके पूछती है कि क्या हुआ। विल बताता है कि फ्रॉस्ट मॉन्स्टर्स जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ आइस शार्ड्स को छोड़कर जाते हैं, पर जो उनका साइज होता है यहाँ पर उससे वो दुगने साइज का है। इसका मतलब यहाँ एक बहुत ही पावरफुल फ्रॉस्ट वॉकर है और इसलिए तुम्हारा सर्च मैजिक भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इतना कह के वो आगे जाने लगता है। तभी आइरिस कहती है पर आप तो मैजिक यूज नहीं कर सकते, तो आपको इन सब के बारे में कैसे पता। विल कहता है कि सब कुछ मैजिक नहीं होता और मेरे पास ऐसी चीजों का बहुत एक्सपीरियंस है और नॉलेज भी। तभी वो जायंट मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है और विल आइरिस को हटाकर वहाँ से बचा लेता है। आइरिस उस मॉन्स्टर को देखकर पहचान जाती है। वो एक फ्रॉस्ट रेक्स है जो कि एक फ्रॉस्ट वॉकर का सबसे हाईएस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म है। वो मॉन्स्टर बड़ी ही जोर से चिल्लाता है और आइरिस
रियलाइज करती है कि उस मॉन्स्टर को मारने पे 6 क्रेडिट्स मिलते हैं, यानी वो बहुत खतरनाक है। इसी दौरान रैक्स एक आइस बीम को चार्ज करता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। विल वहां से खुद को बचा लेता है और जहां उसकी बीम गई थी वहां नोकीली आइस बन जाती है। विल आयरिस को छोड़कर उससे लड़ने के लिए जाने लगता है, पर आयरिस उसे रोक देती है। वो कहती है कि फिजिकल अटैक्स उस मॉन्स्टर पर काम नहीं करते, जो भी चीज इसे टच करती है वो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाएगी। विल कहता है कि चिंता मत करो, मैंने पहले भी कई बार इस मॉन्स्टर को हराया है। इतना कह के वो रक्स की तरफ दौड़ने लगता है और उसके अटैक को डॉज करने के लिए कूद जाता है। वो उसके पीछे कूदकर उसके नीचे स्लाइड करता है और जब उसे विल नहीं दिख रहा था, रैक्स चारों तरफ बीम से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से आयरिस और कीकी को वहां से भागना पड़ता है। उसकी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर विल उस मैजिक टूल को फेंक कर उससे फंसा देता है और विल उसके हमले से बचते हुए रैक्स को चारों तरफ से उस रस्सी से बांध देता है। वो रोप इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उससे रैक्स के शरीर पर क्रैक्स आने लगते हैं और थोड़ी देर में ही वो उसे पूरी तरह से बांध देता है। विल उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि फ्रॉस्ट मॉन्स्टर्स फायर के आगे वीक होते हैं, यानी इन्हें एक्सप्लोसिव से भी हराया जा सकता है। रैक्स कोल्ड ब्रेथ का यूज करता है जिससे विल की स्किन जमने लगती है, पर तभी विल उस रस्सी को आग लगा देता है, जो कि बड़ी ही जल्दी उस मैजिक टूल तक पहुंच जाती है, जो असल में एक बॉम्ब था। उसके फटते ही उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। विल उस हुक को रिकवर करता है और उस मॉन्स्टर के कोर को ढूंढने चला जाता है। वहीं आयरिस पीछे से ये सब देख रही थी और कहती है कि तो ये है वो स्टूडेंट जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। असल में तो जैसी अफवाहें सुनी थी ये उससे काफी अलग है, पर मैं इसकी रिपोर्ट दूंगी कैसे, क्योंकि भले ही उसमें मैजिक ना हो लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर जैसे ही विल कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, वो फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। इसके बाद आयरिस को हम व्हाइट टावर में देखते हैं, जहाँ वो सबसे टॉप वाले रूम में जाती है, जहाँ 5 में से 4 मागिया वैंडर्स अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे। वो स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उस दिन काम आएंगे जिस दिन ये बैरियर टूट जाएगा, और आयरिस उनके लिए काम करती है। वो कहती है कि उस लड़के के अंदर जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता और उसका नाम विल है, उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है और उसे टावर के अंदर लाने के लिए रेकमेंड करती है। 2 मागिया वैंडर्स इसके खिलाफ थे, लेकिन सफेद बाल वाले को ये इंटरेस्टिंग लग रहा था। रेड हेयर कहता है कि उसे यहाँ लाने की जल्दी भी क्या है, अभी ग्रैंड मागिया फेस्टिवल आने जा रहा है तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। सफेद बाल कहता है कि टैलेंटेड लोग टावर पे चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद वो सभी मागिया वैंडर्स वहाँ से चले जाते हैं और एल्फी वहीं थी। आयरिस कहती है कि जिस लड़के के बारे में आपने मुझे बताया था वो तो सच में कमाल का है। एल्फी के पास विल का दिया गया कोर आ जाता है और वो कहती है, विल मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। अकेडमी टोटल 12,000 पॉइंट्स देती है। अगर कोई स्टूडेंट्स मागिया वॉन्डर्स बनना चाहता है तो उसे कम से कम 7,200 पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा और अगले टेस्ट में स्टूडेंट्स को गोलम से लड़ना था। अगर वो एक को भी हरा देते हैं तो वो पास हो जाएंगे। सबसे पहले सियोन और कोल जाते हैं और वो आसानी से अपने अपने गोलम्स को हरा देते हैं, पर क्योंकि विल के पास तलवार नहीं थी उसे गोलम से लड़ने में दिक्कत हो रही थी। वो पीछे जाकर उसे पंच करने वाला था, पर ये देख के सभी स्टूडेंट्स उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि वो कैसे मैजिक यूज नहीं कर सकता। ये सब सुन के वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो गोलम उसे एक उल्टे हाथ का मारता है। उन्हें लगता है कि विल हार चुका है और वो सभी वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। वहीं उसके बगल में ही हैना और विंगनल अपने अपने गोलम्स को बड़ी ही आसानी से तोड़ देते हैं। इसके बाद वहाँ एक और स्टूडेंट आता है और वो अपने आइस मैजिक को कास्ट करने लगता है और एक ही बार में सभी गोलम्स पर आइस के टुकड़े फेंक देता है और उन सभी को जमा देता है। इसका नाम जूलियस है और विंगनल और हैना के साथ ये तीनों अकेडमी के टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं। ये तीनों बेसिकली पूरी अकेडमी के सेलिब्रिटीज हैं और उन सबके पास 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, पर बेचारे विल के पास तो सिर्फ 5400 ही पॉइंट्स हैं, यानी वो ग्रेजुएट भी नहीं कर सकता। वो बेचारा अकेला बैठा सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ जूलियस और बाकी दोनों पहुंच जाते हैं और वो भी विल की बेइज्जती करने लगते हैं, पर विल फालतू में भिड़ना नहीं चाहता था तो वो बस साइड हो जाता है। जाते वक्त वो उन्हें ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के बारे में बोलता हुआ सुनता है। लंच के दौरान कोल विल के पास आती है और वो उससे कहती है कि अगर उसे मागिया वैंडर बनना है तो उसे मैजिक फेस्टिवल के दौरान कुछ धमाकेदार करना होगा। सिर्फ राइटिंग और प्रैक्टिकल के बेसिस पर वो आगे नहीं जाने वाला। वो आगे कहती है कि ऐसे कई सारे केसेस हैं कि स्टूडेंट्स के पास 7,200 पॉइंट्स नहीं थे फिर भी उन्हें चुन लिया गया था। ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हर 2 साल में एक बार होता है, जहाँ अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं और यहाँ पर टावर के टॉप लोग आकर उन्हें चुनते हैं जो कि उन्हें सबसे ज्यादा टैलेंटेड लगता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अपर मैजिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन यहीं से होती है। यहाँ 4 मैजिक फैक्शंस बेस्ट स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए पहुंचे होते हैं, तो अगर इनमें से कोई भी तुम्हें सिलेक्ट कर लेता है तो तुम्हारा टावर में जाना पक्का हो जाएगा। पर विल पूछता है कि पर वो ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर क्यों करेंगे जबकि रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने वाले इतने तगड़े लोग हैं। ऊपर से मेरे पास तो मैजिक भी नहीं है जो मैं उन्हें दिखाकर इम्प्रेस कर सकूं। कोल कहती है कि एक और रास्ता है, टावर से वॉचर्स नीचे भेजे जाते हैं जो कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्काउट करते हैं, पर विल को
लगता है कि ये वॉचर्स की कहानी बस झूठी है और फेस्टिवल में सिलेक्ट होने का उसका कोई चांस नहीं है, तो वो बस पिछली बार की तरह बाकी के स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में मदद करेगा। कोल को यकीन है कि अगर विल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है तो सभी का नजरिया उसके लिए चेंज हो सकता है, पर विल अभी भी राजी नहीं होता क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो वो एक एथलीट फेस्टिवल बन जाएगा और जब उसने सेकेंड ईयर में पार्टिसिपेट किया था उसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी और बेचारा उस ट्रॉमा से अभी तक नहीं उभर पाया है। आगे हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर चुके हैं और ये सारी चीजें विल और कोल देख रहे थे। कोल फिर से उसे कहती है कि अगर वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है तो उसे जरूर कोई ना कोई सिलेक्ट कर ही लेगा, पर विल फिर से कहता है वो मैजिक तो यूज कर ही नहीं सकता, तो आखिर वो उन्हें दिखाएगा क्या। तभी कोल को एक लॉकर के ऊपर बैरियर महसूस होता है। वो बड़े ही अच्छे से छुपा हुआ है पर उसे यकीन है कि यहाँ एक बैरियर है जो वो कीकी की मदद से डिस्ट्रॉय कर देती है। झांकने के बाद उन्हें पता लगता है कि वहाँ एक खुफिया रास्ता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स वहाँ बैट कर रहे थे कि कौन फेस्टिवल में जीतेगा और वहाँ सियोन भी था जो कि विल को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी कोल कहती है ये रूम हमें बस अचानक से ही मिल गया और अगर तुमने दोबारा विल से बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। तभी विल कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ बैटिंग करने आए हो। सियोन कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी उसके दोस्त बड़बड़ करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ इसलिए आया है क्योंकि हैना और विंगनाल इससे आगे निकल चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है। सियोन को लगता है कि टॉप 3 स्टूडेंट्स की रेस से ये पीछे हो चुका है इसलिए यहाँ आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुन के सियोन उन्हें चुप रहने को कहता है और कोल इस बात के लिए उसे चिढ़ाने लगती है, पर कोल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनसे पीछे सिर्फ राइटिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से हूँ। मेरी मैजिकल पावर उन्हीं के जितनी है और तब से मैंने वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। पर एक सेकंड, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। क्लास के खत्म होने के बाद विल वहाँ से जाने लगता है। तभी कोल उससे कहती है कि अगर वो डंजन में जा रहा है तो वो भी उसके साथ जाना चाहती है, पर विल कहता है कि आज रात उसे काम है तो वो उसके साथ नहीं घूम सकता। ये सुन के कोल उदास हो जाती है। विल जीना के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है जहाँ डॉव्स और माइनर्स काम खत्म करके खाना और दारू शारू पीने आते हैं। डोनोवन को उसके लिए बुरा लग रहा था और वो कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल है। वो बेचारा सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स डिलीवर करता है, सारा दिन क्लास में इधर उधर होता रहता है और रात को उसके दिन का अंत जीना के रेस्टोरेंट में काम करने से होती है। उसकी जिंदगी झंड है पर बेचारे के पास चॉइस ही कहाँ है। उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी तो फीस भरने के लिए उसे ये सारे काम तो करने ही होंगे। पर डॉनोवन कहता है अगर तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हिस्सा लोगे तो शायद तुम्हारा कुछ हो सके, पर विल कहता है नहीं वो मेरे लिए है नहीं। तभी जीना चिल्लाती है विल बकबक करना बंद करो और काम पे ध्यान दो, तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा काम कर रहा है। रोस्ट भी विल की मदद करने के लिए वहाँ आया हुआ था और विल इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। जीना कहती है कि एक वर्कर काम छोड़ के चला गया है तो अगर वो जल्दी नया वर्कर ढूंढ कर नहीं लाता तो सारा काम उसे ही करना पड़ेगा। पर तभी सारे डॉग्स उससे चिपक जाते हैं और कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, विल 2 लोगों का काम आराम से कर सकता है। सभी लोगों के जाने के बाद रोस्टी कहता है कि यहाँ पर काम करके तुम्हें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, क्या प्रोफेसर वॉकनर तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते। पर विल कहता है कि वो उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता और वैसे भी उसे डॉग्स बहुत पसंद है क्योंकि वो ऑनेस्ट हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं और मुझे भी वो लोग बहुत पसंद करते हैं। उसी वक्त वहाँ जूलियस और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। जूलियस भड़क जाता है क्योंकि वो सब ऐसी सड़ी हुई जगह उसे लेकर आ गए थे, पर उसका पंटर कहता है कि सिर्फ यही जगह खुली थी। तभी जूलियस की नजर विल पर पड़ जाती है और वो कहता है अबे चिंदी, तू भी यहाँ काम करता है, वाह एक सड़ा हुआ बियर बार और एक सड़ा हुआ स्टूडेंट, तुम तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये सुन के डॉनन जूलियस को गुस्से से देखने लगता है, पर जूलियस कहता है तुम्हारे जैसे डॉफ की मुझे ऐसे देखने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी खुद की दुनिया तो सेलेस्टियल ने तबाह कर दी है और तुम यहाँ सिर्फ हमारी मेहरबानी से रह रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमें नजरें उठाकर भी देखो। डॉनन अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सच है कि डॉव्स यहाँ के रेफ्यूजीज हैं, पर एल्व्स के साथ भी सेम केस है, पर ह्यूमन सिर्फ डॉव्स को ही इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं और अगर वो जूलियस के खिलाफ कुछ करते भी हैं तो शहर के सारे डॉव्स पर मुसीबत आ जाएगी। इसके बाद जूलियस और उसके दोस्त डॉव्स का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर धीरे धीरे उनकी बक हद से आगे चली जाती है। तो विल उनके पास जाता है और जूलियस से कहता है कि जो भी अनशन तुमने बका है उसके लिए डॉव्स से माफी मांगो। जो हम ये सब खाना खा रहे हैं वो सब डॉव्स की ही मेहरबानी है, वो इतनी मुश्किल सिचुएशन के बावजूद भी खुश रहना जानते हैं। जूलियस कहता है वाह, एक लूजर दूसरे लूजर को समझ सकता है, कितनी नई बात है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था ये खाना बेकार है। जूलियस के दोस्त विल को धमकाने के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं, पर विल उनके कॉलर्स को पकड़कर जमीन पे पटक देता है जिससे वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। पर इसकी वजह से कुछ बेयर जूलियस के ऊपर गिर जाता है और इससे वो खुद की बेइज्जती की तरह देखता है और वो विल को ऐसे जाने नहीं दे सकता था। वो आसपास की सभी चीजों को जमाने लगता है और वो अपनी वॉन्ड निकाल कर उस पर हमला करना शुरू कर देता
है। विल को उसके सभी अटैक्स को डॉज करना पड़ रहा था क्योंकि ना ही उसके पास स्वॉर्ड थी और ये जगह भी काफी छोटी है, जिसकी वजह से जूलियस उसे अपने आइस से एक दीवार के कोने में दबा देता है। जूलियस उसे पूरी तरह से जमाने ही वाला था। वहीं रोस्टी भी विल की मदद करने के लिए तैयार है, पर जूलियस उसे मारने से पहले उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन वो देखता है कि विल जरा भी घबराया हुआ नहीं था, तो जूलियस का मन बदल जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारूंगा, तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हिस्सा लो जहाँ मैं तुम्हें सभी के सामने तुम्हारी असली औकात दिखा सकूं। विल उसके आइस से आजाद हो जाता है और उसकी छड़ी को पकड़कर कहता है ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। जूलियस कहता है कि अगर वो जीता तो विल खुद ही हमेशा के लिए स्कूल से बाहर चला जाएगा और विल कहता है कि अगर वो जीता तो जूलियस को सभी डॉर्फ से माफी मांगनी होगी। इसके बाद ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल का दिन आ जाता है। फायर फैक्शन का हेड अपने क्रू से कहता है कि अपनी आंखें चील जैसी टिका कर रखो कि कोई अच्छा स्टूडेंट हमसे मिस ना हो जाए। सबसे पहला इवेंट ड्रैगन रेस का है, जहाँ सभी फैक्शंस सभी स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे हैं और स्टूडेंट्स भी इवेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं उस स्टेडियम में सिर्फ टावर से नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आए हैं ताकि वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी लपेट सकें। वहीं दूसरी तरफ सियोन बड़ा खुश है क्योंकि वो क्राउन अटैक में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसे ऐसा करने के लिए कोल ने पूछा था और वो इसलिए खुश था क्योंकि उसे लगता है कि वो आखिरकार विल को छोड़कर एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन यानी उसके पास आ चुकी है। और जैसे ही वो चेंजिंग रूम में पहुंचता है वहाँ विल था। उसे देख के वो कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है। कोल बताती है कि क्राउन अटैक में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें 21,000 क्रेडिट्स चाहिए, पर क्योंकि उनके पास मिलाकर भी उतने नहीं होते तो इसीलिए वो इसके लिए सियोन की मदद चाहते हैं। विल उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से सियोन को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। सियोन भड़क जाता है, आखिरकार मैं इसके साथ टीम अप क्यों करूं और तुम इतने हाई लेवल कंपटीशन में हिस्सा ही क्यों ले रहे हो। उसी वक्त वहां से जूलियस गुजरता है और विल और जूलियस एक दूसरे को गुस्से में घूरने लगते हैं। इससे सियोन की ईगो पर एक बार और चोट लगती है। वो सोचता है कि आखिरकार ये मुझे क्यों नहीं देख रहा, ये मुझे इग्नोर कर रहा है। एक बार पहले ही ये मुझे उस मॉन्स्टर को हरा कर नीचा दिखा चुका है और अब क्या ये मुझे देखने लायक भी नहीं समझता। तभी कोल कहती है कि जूलियस और विल के बीच में कुछ पंगा हो गया है, इसलिए विल जूलियस के खिलाफ क्राउन अटैक में हिस्सा लेना चाहता है। जैसे ही अगला इवेंट शुरू होने वाला था, कमेंटेटर माइक सभी का स्वागत करता है और खुद का इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही अपने को कमेंटेटर एडवर्ड का। उसे देख के एडवर्ड ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि स्कूल में एडवर्ड ही वो प्रोफेसर है जिससे सभी सबसे ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और ऊपर से डरावना भी, और बेचारे की फटी पड़ी है कहीं फेस्टिवल के बीच में ही वो उसे टपकाना दे। जिसके बाद उस दिन का मेन इवेंट क्राउन अटैक को शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद एल्फ फैक्शन तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो स्टेडियम के चारों तरफ बड़े बड़े मैजिक सर्कल्स कास्ट करते हैं जिससे स्टेडियम के आसपास का एरिया पूरा बदल जाता है। पूरा हिस्सा 5 जोन्स में डिवाइडेड है, वोल्केनो जोन, मार्शल जोन, बैडलैंड जोन, ग्रास जोन और आखिर में वुड जोन। क्राउन अटैक 3 प्लेयर्स की टीम में खेला जाएगा जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स जोन के बाहर से शुरू करेंगे और उन्हें सभी मुसीबतों का सामना करते हुए स्टेडियम के अंदर पहुंचना होगा। स्टेडियम के बीचों बीच में एक बड़ा सा क्राउन है और जो भी सबसे पहले उसे ले लेगा वो टीम जीत जाएगी। पर ये एक आम रेस बिल्कुल भी नहीं है। पूरी फील्ड में अलग अलग तरह के ट्रैप्स बना दिए गए हैं जिन्हें कि स्कूल के प्रोफेसर्स ने ही बनाया है। टीम्स सबसे छोटे रास्ते से यहाँ तक आ सकते हैं, पर इसके अलावा वो चाहे तो दूसरी टीम का रास्ता भी रोक सकते हैं। जिसके बाद एडवर्ड आखिरकार कमेंट्री शुरू करता है और कहता है कि इस टेस्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि टीम्स को टेस्ट किया जा सके कि वो एक डंजन रेड में साथ में कैसे काम कर सकते हैं। माइक कहता है कि बिल्कुल सही कहा, ये एक हाई लेवल कॉन्टेस्ट है और अगर स्कूल में कोई बैटिंग की जगह होती तो वहाँ से सभी लोगों को पता लग गया होता कि फेवरेट टीम्स विग्नल और जूलियस की है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैटिंग की कोई जगह है ऐसी, पर हाँ अगर कोई ऐसी जगह होती तो मैं अपनी सारी सेविंग्स विग्नल पर लगा चुका होता। हाँ, पर इन फेवरेट टीम्स के अलावा एक और टीम है स्क्वाड 6, पर उनसे किसी को भी जरा सी भी उम्मीद नहीं है क्योंकि इस टीम में पूरे स्कूल का सबसे बड़ा धब्बा विल है। विल को पार्टिसिपेट करता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी टीम्स स्टार्टिंग पोजीशन पर जाने लगती है। प्रोफेसर वॉकनर उससे पूछते हैं क्या तुम सच में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। पर विल कुछ ज्यादा ही सीरियस है और कहता है कि माफ करना, पर चाहे लोग मुझ पर जितना भी हंसे मैं इस कंपटीशन को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद क्राउन इवेंट कंपटीशन को शुरू कर दिया जाता है और सभी टीम्स अंदर जाने लगती हैं। उन सभी टीम्स के सामने वही गोलम्स आ जाते हैं जिन्हें हराकर उन टीम्स को आगे जाना था। विल अपनी पूरी स्पीड से गोलम्स की तरफ जाने लगता है। ये देखकर स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, क्या ये मरना चाहता है, इसकी हालत तो हमने उस टेस्ट में पहले ही देख रखी है, ये बेचारा हड्डियां तोड़वा कर आएगा। तभी विल कोल की मदद मांगता है जो कि उसके हाथों में एक गॉन्टलेट बना देती है। जिसके बाद विल एक ही पंच मारता है जिससे उसके पीछे खड़े सारे गोलम्स ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए चले जाते हैं और विल की असली ताकत को देखकर वहां खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं वर्कनर को पहले से ही पता था कि ऐसा होने ही वाला है। सियोन कहती है कि जब
जब तक विल इस मैजिक गॉन्टलेट से हमला करेगा वो किसी भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो बाहर से कोई स्वॉर्ड नहीं लेकर आया है और वो गॉन्टलेट कोल ने बनाया है। वहीं माइक चिल्लाने लगता है, मुझे यकीन नहीं होता कि जो सबसे पहले आगे निकला है वो विल है। ये सब देख के सियोन पुरानी बातों को याद करने लगता है। वो सोचता है कि जब विल ने मुझे उस मॉन्स्टर से बचाया था मैं चाहता था कि मैं मर जाऊं, तो मैंने जब तक ट्रेन किया जब तक कि मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं मर जाऊंगा, और अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर गया, जिससे मेरी ताकत कहीं ज्यादा बढ़ गई। पर इसके बावजूद भी ये मुझसे अभी तक आगे है। इसके बाद विल की टीम बैडलैंड्स तक पहुंच जाती है, जहाँ के ट्रैप्स एक्टिवेट होकर उन सभी के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। पर वो जमीन पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे एक पत्थर की दीवार सामने आ जाती है जो ट्रैप्स के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद वो फिर से एक ऊंची छलांग लगाता है और कोल की मदद मांगता है, जिसके बाद कोल दर्जनों स्वॉर्ड समन कर देती है, जिन्हें विल उठा कर उन ट्रैप पर फेंकने लगता है, और जो ट्रैप्स नीचे थे उन्हें भी तलवार से स्लैश कर देता है। माइक ये सब देख के एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? विली की टीम बैडलैंड से बड़ी जल्दी बाहर निकल चुकी है, ये बाकी टीम से इतनी तेज कैसे है? वो स्टूडेंट्स खुद को दिलासा देते हुए कहते हैं कि ये सारा कमाल कोल के मैजिक की वजह से है। वहीं फायर फैक्शन के लोग भी बड़े इंप्रेस्ड थे, और एडवर्ड कहते हैं कि विल ने बहुत सारे डंजन्स को क्लियर किया है और वो इतनी जल्दी ट्रैप्स का पता लगाकर उन्हें इसलिए गिरा पा रहा है क्योंकि उसे बहुत एक्सपीरियंस है। उसी वक्त आइरिस भी विल को चेयर करने पहुंच जाती है और विल की टीम फिलहाल सबसे आगे है। वहीं दूसरी तरफ बाकी की काफी सारी टीम्स को ट्रैप्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, और ये सब देखकर स्टेडियम में बातें होने लगी है कि क्या विल इस टेस्ट में फर्स्ट आने वाला है। वहीं शोर सुन के जूलियस सोचने लगता है कि स्टेडियम से इतनी ज्यादा आवाज क्यों आ रही है, और वो अपने टीममेट से इसका पता लगाने को कहते हैं। वो डिटेक्ट स्पेल को कास्ट करते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि विल सबसे आगे चल रहा है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो जूलियस हार जाएगा, पर जूलियस के दिमाग में विल से निपटने का पहले से ही एक प्लान बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विल और उसकी टीम स्टेडियम से पहले के फाइनल जोन में पहुंच चुकी है, जहां एक साथ काफी सारे मैजिक सर्कल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। विल तुरंत ही समझ जाता है कि वो सभी एक चेन सर्कल ट्रैप में पकड़े गए हैं, पर विल के पास इससे भी निपटने का मस्त प्लान है। इससे पहले कि वो एक्टिवेट हो जाएं, वो सर्कल्स को ही उखाड़ कर एक दूसरे पर लगा देगा। वो बड़ी ही तेज से सारे स्पेल्स को एक दूसरे पर ही फायर होने देता है, जिससे वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। माइक एक्साइटेडली कहता है कि विल की टीम ने फॉरेस्ट के ट्रैप्स को भी आसानी से तबाह कर दिया है, और वो एडवर्ड को चिढ़ाते हुए कहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो एडवर्ड ही था जिसने उन ट्रैप्स को बनाया था। पर एडवर्ड बस गुस्से में है क्योंकि विल इतनी आसानी से उसके ट्रैप से बाहर निकल गया। विल भले ही सबसे आगे हो, पर उसे पता है कि जैसे जैसे वो स्टेडियम के पास पहुंचता जाएगा दूसरी टीम्स उसे रोकने की कोशिश जरूर करेंगी, और सारी टीम्स वुड जोन में आकर जरूर मिलेंगी। तो इसीलिए विल जूलियस से पहले उस जगह पर पहुंचना चाहता है ताकि वो सारे एरियाज को समझ जाए और जूलियस से लड़ते वक्त उसे एडवांटेज मिले। पर उसी वक्त जूलियस उस पर हमला कर देता है। वो हमला उसके शरीर को तो नहीं लगा था, पर उसे देख के वो हैरान था कि इतनी तेजी से आगे आने के बावजूद भी आखिर जूलियस इतना जल्दी वहां तक कैसे पहुंच गया। और उसे अकेला देखकर वो और डर जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसकी टीम यहीं कहीं छुपी हो। जूलियस बहुत सारे आइस क्रिस्टल से उनके ऊपर हमला कर देता है। विल उसके सभी हमलों को डॉज कर लेता है और कहता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे यहीं उससे लड़ना होगा। पर तभी सियोन भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है और उसके बनाए हुए सभी आइस को पिघला देता है। पर वो जूलियस पर नहीं विल पर नजरें गड़ाया हुआ था, और इससे पहले कि उसका हमला विल तक पहुंचता कोल एक पत्थर की दीवार खड़ी कर देती है। उसके अटैक की वजह से जंगल में एक जोरदार धमाका होता है, और जब विल लड़खड़ाया हुआ फिर से उठता है वो देखता है कि उसके आसपास का फॉरेस्ट पूरी तरह से जल चुका है। और तभी सियोन जूलियस को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो विल से अकेला लड़ना चाहता था। कोल कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो? सियोन कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मानी और विल को इवेंट में एंटर करने दिया, पर अब मेरे रिवॉर्ड का टाइम हो चुका है, और विल को 1-on-1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। विल उससे पूछता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो और आखिरकार यहीं क्यों लड़ना है तुमने? पर सियोन उसके किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता और उसके ऊपर एक वार्निंग शॉट फायर करता है। कोल सियोन को रोकने जाने लगती है, पर जूलियस अभी भी जिंदा था और वो उसके रास्ते को रोक देता है। कोल को मुसीबत में देखकर विल उसकी मदद करना चाहता है, पर सियोन बिना लड़ाई के उसे कहीं नहीं जाने देना चाहता। सियोन उसके ऊपर फायर बॉल से हमला कर उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड को गिरा देता है। विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी लड़ाई को कभी और खत्म कर सकते हैं, पर सियोन बिना बैटल के उसे कहीं नहीं जाने देना चाहता। तो अब विल के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब समय है फ्लैशबैक का। सभी लोग विल को मैजिकलेस लूजर कह के चिढ़ा रहे थे, पर सियोन को ये सब देख के बहुत बुरा लगता था, तो उसने विल की मदद करने की सोची और उसके पास जाकर उसने कहा कि वो उसका अंडरलिंग बन जाए, जिसके बाद दोबारा उसे कोई परेशान नहीं करेगा। पर विल उसे इग्नोर करता चला गया, और जब उसने उसका कंधा पकड़ के घुमाया उसने गुस्से में कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। विल हमेशा से ही उसे इग्नोर करता हुआ आया है और तब से ही
सियोन उससे नफरत करने लगा। वहीं प्रेजेंट में सियोन विल पर फायर से हमला करता रहता है, पर विल उस पर वापस अटैक नहीं कर रहा था और वो उसके सभी हमलों को बस डॉज कर रहा था। सियोन चाहे जितना मर्जी हमला करे, पर वो दोबारा उस पर हमला करने नहीं जाता है। सियोन गुस्से में कहता है, तुम कब तक इधर उधर होते रहोगे, मेरे पास आओ और मुझसे लड़ो। पर विल कहता है कि वो दोनों सेम टीम में हैं, तो वो उससे नहीं लड़ेगा। वैसे भी अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहता है तो उसके पास उससे लड़ने का समय नहीं है। ये सब सुन के सियोन और ज्यादा भड़क जाता है और उसके ऊपर फिर से हमला शुरू कर देता है। वहीं स्टेडियम में माइक कहने लगता है कि पता नहीं क्या हो चुका है, पर स्क्वाड 6 पहले सबसे आगे थी, पर अचानक से ही टीममेट्स आपस में ही लड़ने लगे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? एडवर्ड कहता है कि चाहे इसकी वजह जो भी हो, पर ये एक टीम इवेंट है और सभी लोग ये देख सकते हैं कि टीम इवेंट में आपस में लड़ना कितना बुरा हो सकता है। ये सब देख के तो सच में मुझे दुख हो रहा है। और ये सब बोलते हुए वो उल्टा खुश दिख रहा था। सियोन की इस हरकत को देखकर सभी सिलेक्टर्स कहने लगते हैं कि भले ही वो अभी तक अच्छे से परफॉर्म करता हुआ आया हो, पर ये एक गलती उसको काफी भारी पड़ने वाली है। वहीं आयरिस आकर रोस्टी के पास बैठ जाती है और विल को चेयर करने लगती है। रोस्टी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी स्पेसिफिक बंदे को चेयर करोगी। आयरिस कहती है कि मैंने विल के बारे में किसी से सुना है, पहले वो मुझे खास नहीं लगता था, पर मैं अब उसकी फैन बन चुकी हूँ। विल सच में कितना ज्यादा पॉपुलर है। पहले तो सियोन उससे लड़ना चाहता है और तुम भी उसे पसंद करती हो। आयरिस कहती है कि तुम्हें भी तो विल पसंद है, जिस पे रोस्टी कहता है तुमने सही कहा, मुझे विल दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है। ये चल क्या रहा है भाई? वहीं कोल जूलियस के हमलों से बचकर वहां से भाग रही है और किसी तरह उन दोनों की लड़ाई को रोकना चाहती है। तो अभी जूलियस कहता है, अगर तुम ऐसे ही भागती रही तो कोई तुम्हें अर्थ प्रिंसेस के टाइटल के लायक नहीं समझेगा। पर कोल को वो टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं है और वो कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसा बुलाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पर जब वो हमला शुरू करता है तो वो फिर से भागने लगती है और जैसे ही वो उससे वापस से लड़ने का डिसाइड करती है, वो देखती है कि जूलियस ने अपने आइस से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि उसके नीचे ही एक्सप्लोड हो जाता है। वहीं स्टेडियम में बैठे स्टूडेंट्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जूलियस एक जगह नहीं बल्कि हर जगह है और वो सभी टीम्स का रास्ता रोकने के लिए पहुंचा हुआ है और वो विंगनल के सामने भी आकर खड़ा हो जाता है। पर विंगनल बस उसके ऊपर एक हमला करता है और हमें पता चलता है कि वो असली जूलियस नहीं था, बल्कि वो बर्फ से बनाया हुआ एक क्लोन है। वहीं ये सब देख के माइक खुश हो जाता है और कहता है कि स्क्वाड 12 ने जूलियस को हरा दिया है। मेरी जिंदगी की सेविंग्स बिल्कुल सही जगह लगी है। वहीं 2 एल्व्स जिन्होंने जोन्स को सेट करने में मदद किया था, वो विंगनल के बारे में बात कर रहे थे और मास्क वाली लड़की कहती है कि जितना हमने सोचा था, ना ही ये उससे बेहतर कर रहा है ना ही उससे बुरा, पर वो बेचारी वहां से वापस जाना चाहती है क्योंकि वो मेरी तरह इंट्रोवर्ट है और 5 से ज्यादा लोगों के बीच होते ही उसकी हालत खराब होने लगती है और वहां तो स्टेडियम पूरा का पूरा भरा हुआ था, तो वो बेचारी तो मरना चाहती थी। वहीं सियोन के दोस्त भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो इतने गुस्से में है क्यों और मैजिक फेस्टिवल के दौरान ही उसने विल से लड़ाई क्यों छेड़ दी जबकि वो जीत के इतने करीब थे। वहीं सियोन सोच रहा था कि आखिर विल मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है और अब हम विल के नजरिए से वही फ्लैशबैक देखते हैं जहां जब वो चुपचाप पढ़ाई कर रहा था, सभी स्टूडेंट्स उसे परेशान करने लगते हैं और विल सोचने लगता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो, क्यों नीचा दिखाना चाहते हो। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं कितना यूजलेस हूँ, इसलिए मैंने कभी किसी को खुद को एक्सेप्ट करने को नहीं कहा, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपनी नजरें अपने गोल पे से नहीं हटा सकता, मुझे हर हाल में एल्फी तक पहुंचना ही होगा। वहीं प्रेजेंट में सियोन अपने फैल्कन गार्डियन को बुला लेता है जो कि विल पर हमला करने जाता है। विल उसके पंख को काटकर सीधा सियोन पर हमला करना चाहता है, पर उस गार्डियन की रिजनरेशन बहुत तेज थी और वो तुरंत ही रिकवर होके वापस आने लगता है और वो समझ जाता है कि उसे गार्डियन के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी विल उस गार्डियन के हमले को डॉज करता है, पर उसके तुरंत बाद ही सियोन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो अपने गॉन्टलेट से रोकने की कोशिश करता है और वो सोचने लगता है कि गार्डियंस का यूज तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर किया जाता है ताकि स्पेल्स और अपने पावरफुल अटैक को चार्ज किया जा सके, पर यहाँ तो मेरे चारों तरफ से मुझ पर हमला हो रहा है। वहीं उस गार्डियन को देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और एडवर्ड कहता है कि सियोन तो स्टूडेंट लेवल से काफी ऊपर जा चुका है। वहीं फायर फैक्शन का लीडर कह रहा था कि इसे पता था कि सियोन गार्डियन को समन कर सकता है और यहाँ तक कि उसे इतनी प्रिसाइसली मूव भी कर सकता है। ये आखिर है कौन? तो उसका साथी बताता है कि ये सियोन अल्स्टर है जो कि हाउस अल्स्टर मास्टर ऑफ फ्लेम मैजिक का बेटा है। वहीं विल रियलाइज करता है कि सियोन पहले से ज्यादा ताकतवर है, पर वो कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हमारे पास लड़ने का कोई रीजन नहीं है। तुम्हें सच में लगता है कोई रीजन नहीं है? मैंने कितनी बार तुम्हें नीचा दिखाया है, सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, इसके बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी नफरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ और तुम्हें नहीं पता मेरा कितनी बार तुमसे बदला लेने का मन किया है, पर मुझे अभी जूलियस को हराना है। तुम्हारे साथ लड़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारे पास जरा भी मैजिक नहीं है, पर फिर भी तुम हार नहीं
नहीं मानते, पर उससे ज्यादा मुझे गुस्सा ये देख कर आता है कि तुम मुझे कभी नहीं देखते। हमेशा तुम्हारी नजरें किसी और पर ही होती हैं। मुझे इग्नोर करना बंद करो, मेरी तरफ देखो और मुझसे लड़ो। तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि वो मुझे एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैं जानता था कि वो सेल्फिश होगा, पर दिल से तो मैं हमेशा से ही चाहता था कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे। और अगर तुम मुझे एक्नॉलेज कर ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। आखिरकार तुम मुझे देखने लगे। सियोन अपने स्पेल को कास्ट करने लगता है और विल सोचता है कि मुझे उसके अटैक के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना होगा। विल उस गार्डियन के साथ साथ काफी सारे मैजिक सर्कल से एक साथ उस पर हमला करने जाता है और उसने लगभग उस पूरे एरिया को कवर ही कर लिया था। पर विल को पहले ही उसके अटैक के पैटर्न का पता लग चुका था और वो उसके सभी हमलों को डॉज करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और वो गार्डियन के कोर को काटता हुआ सियोन की तरफ बढ़ने लगता है। सियोन भी उसके ऊपर फायर बॉल से हमला करने वाला था, पर रैन वक्त पर कुल उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है, जिससे बेचारा विल जाकर टकरा जाता है। विल पूछता है कि जूलियस कहाँ गया। सियोन बताती है कि मैंने उसे लात मारी और वो अचानक से ही गायब हो गया। उसे देख के सियोन शर्माने लगता है और कहता है तुमने अपनी हालत देखी है, एक नोबल फैमिली की लड़की ऐसा कैसे घूम सकती है, ये सारी तुम्हारी गलती है। आखिर तुमने अचानक से ही लड़ना क्यों शुरू कर दिया। और वो विल से वहां से जाने को कहती है ताकि वो जूलियस को सबक सिखा सके। तभी सियोन कहता है मैं इस लड़ाई के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। यहाँ बीच में मैं नहीं तुम आए हो। टावर के सामने अच्छा दिखने का विल के पास सिर्फ यही मौका था। तभी विल कोल को अपना कोट पहना देता है और उसे थैंक यू कहकर वहां से जाने लगता है। वहीं इसकी वजह से कोल शर्माने लगती है। सियोन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर विल कहता है कि हम कभी बाद में लड़ेंगे। वहीं जूलियस की टीम स्टेडियम में पहुंच चुकी है और माइक कहता है कि जूलियस स्टेडियम में आ चुका है और उसे रोकने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो क्या जूलियस की जीत निश्चित है। वहीं विल पूरी स्पीड से स्टेडियम की तरफ दौड़ रहा है, पर इससे पहले कि जूलियस की टीम क्राउन को निकाल पाती, विल स्टेडियम के ऊपर से छलांग लगाकर स्टेडियम के अंदर एक कूल सी एंट्री लेता है और जूलियस को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है और जूलियस उसे देख के स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम एल्फी को देखते हैं जो कि खिड़की के किनारे सो रही थी। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और उसे थप्पड़ मारकर जगा देती है। सेरेसा उससे कहती है कि वो अपने मागिया वेंडर के रोल को ढंग से करे, या तो वो सोती रहती है या तो टावर से नीचे देखती रहती है। सेरेसा आगे उसे बताती है कि वो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट लेकर आई है जिनको कि स्काउट्स ने चुना है और उनमें से एक कैंडिडेट ऐसा है जो कि आइस फैक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा और उसका नाम जूलियस रेनबर्ग है। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए लगता है कि वो आपका सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं अरीना में जूलियस कहता है कि अच्छा है तुम आ गए, मुझे लगा था कहीं मैं तुम्हारी बेइज्जती किए बिना जीत ना जाऊं। फिक्र मत करो, जब तक तुम माफी नहीं मांग लेते मैं नहीं हारूंगा। लगता है तुम अपनी औकात भूल चुके हो। जिसके बाद वो चारों तरफ स्मोक स्क्रीन कर देता है। इस स्मोक स्क्रीन के अंदर भी वो उनकी मैजिक को सेंस कर पा रहा था और वो सेंस करता है कि वो लोग उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तभी विल जूलियस के एक हमले को डॉज करता है, जिसके बाद वो एक जगह नहीं टिकता, क्योंकि अगर वो एक जगह रहा तो उसके ऊपर हमला करना आसान हो जाएगा। जूलियस उनके तीनों हमलों को डॉज करता हुआ जूलियस के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी उस पर एक और हमला हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये चौथा हमला कहाँ से हुआ। जूलियस कहता है क्या हुआ नल्ले, कांप काहे रहे हो बे, हम तो अपनी जगह से हिले भी नहीं। और जब स्मोक स्क्रीन हटती है तो हम देखते हैं कि अरीना में चारों तरफ जूलियस के क्लोन्स फैले हुए थे और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताना तो भूल ही गया, ये क्लोन्स फटते भी हैं। एक क्लोन के फटने की वजह से विल आइस में कैद हो जाता है। वहीं उस मैजिक को देखकर दोनों प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ये वही स्पेल है जिसे कि एल्फी ने इन्वेंट किया था। एल्फी ने टोटल 12 स्पेल्स बनाए हैं जिनका कि नाम उसी के ऊपर रखा गया है और जूलियस उसी में से एक स्पेल को यूज कर रहा है। वहीं विल भी इस स्पेल को पहचान जाता है और सोचता है कि ये तो वही स्पेल है जिससे कास्टर अपने लिविंग क्लोन्स आइस से बनाता है और वो उससे पूछता है कि वो एल्फी के स्पेल को कैसे यूज कर सकता है। जूलियस हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ यार, इतना भी नहीं समझ आता, मैंने इस स्पेल को खुद ही सीखा है और चाहे ये इस सीरीज में पहला ही स्पेल क्यों ना हो, मैं एक मागिया वॉन्डर के लेवल तक पहुंच चुका हूँ। तो शायद अल्फेरिया उतनी भी खास नहीं थी और एक दिन मैं उसकी जगह छीन लूंगा। ये सुन के विल को गुस्सा आ जाता है और वो आजाद होकर उस पर हमला करने जा ही रहा था, तभी वो जूलियस के क्लोन से घिर जाता है जो कि उसके ऊपर लगातार हमला कर रहे थे। तभी 3 क्लोन्स विल को घेर लेते हैं और उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं जिसके अंदर विल कैद हो जाता है, जिसे कि वो तोड़ भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद जूलियस उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरा देता है। ये देख के एडवर्ड कहते हैं कि इसने तो बिना हिले ही लड़ाई को जीत लिया है। जिसके बाद वो कहने लगता है स्काउट्स, क्या तुम लोग देख सकते हो मैंने एल्फी के मैजिक को कितनी आसानी से मास्टर कर लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उनका सक्सेसर बनने के काबिल बन चुका हूँ। ये सुन के सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं आइरिस सोच रही थी तो ये सब कुछ एक शो था, उसने
उसने विल को यूज किया ताकि वो अपनी एबिलिटीज को सबके सामने दिखा सके। वहीं रोस्टी कहता है, जरा सोचो, अगर इतनी बड़बड़ करने के बावजूद भी ये हार गया तो इसकी कितनी बेइज्जती होगी। और उसी वक्त विल जूलियस के स्पेल से बाहर आ जाता है और वो जूलियस का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी आइस क्यूब ने उसके दिमाग को ठंडा कर दिया। क्योंकि जब भी कोई एल्फी के बारे में उल्टा बोलता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसको सही सलामत देखकर जूलियस का दिमाग खराब हो जाता है और वो सभी लोग मिलके विल के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर विल उनके सभी हमलों को डॉज कर लेता है और जूलियस के दोनों साथियों को एक ही हमले से बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम्हारी ये स्पेल परफेक्ट नहीं है। माइक कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। विल ने एक ही झटके में स्क्वाड 9 के 2 मेंबर्स को बेहोश कर दिया है। आगे विल कहता है, तुम अपने दोस्तों की मदद से उन क्लोन्स को कंट्रोल कर रहे थे और इसीलिए तुम थोड़ी देर के लिए एल्फी के स्पेल को कास्ट कर पाए थे। तुम अभी तो एल्फी के नाखून के बराबर भी नहीं हुए हो। वहीं एल्फी कह रही थी, रिपोर्ट्स को देखा जाए तो वो मेरा सक्सेसर बन सकता है, पर मुझे अभी सक्सेसर नहीं चाहिए। मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए जो कि हमेशा मेरे साथ रहे। वहीं विल कह रहा था कि उस स्पेल को सिर्फ कास्टर को ही कंट्रोल करना चाहिए, पर तुम तो यहाँ अपने दोस्तों की मदद ले रहे थे, यानी तुमने अभी उसे मास्टर नहीं किया है। तुम मुझे लेक्चर देने वाले होते कौन हो? तुम तो मैजिक यूज भी नहीं कर सकते। जिसके बाद जूलियस उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर विल उसके हर हमले को आसानी से ब्लॉक कर देता था या तो काट देता था। ये सब देखकर जूलियस अपने और ज्यादा क्लोन्स बना लेता है और लगातार विल पर हमला करता है, पर विल उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था। जूलियस सोचने लगता है, मैं 4 क्लोन्स को एक साथ यूज नहीं कर सकता और बिना उन दोनों की मदद के मेरा माना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पर मेरे पास एक एडवांटेज है, ये नहीं पहचान सकता कि इन क्लोन्स में से असली जूलियस कौन है। मेरे क्लोन्स मेरी परफेक्ट कॉपी हैं, तुम कभी भी मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन तभी जूलियस पर विल हमला करने पहुंच जाता है। जूलियस उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर विल उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिससे जूलियस को पीछे भागना पड़ता है। जूलियस उससे पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? विल कहता है कि इस स्पेल में क्लोन का बॉडी टेम्परेचर कास्टर से बिल्कुल उल्टा होता है और अगर वो ढंग से कंट्रोल ना करे तो वो टेम्परेचर क्लोन की बॉडी से बाहर आने लगता है। और जूलियस देखता है कि उसकी क्लोन्स के पैरों के पास आइस क्रिस्टल्स बने हैं, जिसके बाद उसके सारे क्लोन्स टूट जाते हैं। जूलियस उससे पूछता है कि आखिर तुम जैसा नल्ला इस स्पेल के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? एल्फी और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों के पेरेंट्स ने हमें छोड़ दिया था, जिसके बाद हम एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए, इसलिए मैं उसके मैजिक के बारे में इतना सब कुछ जानता हूँ। मुझे उसका मैजिक इतना ज्यादा पसंद है कि मैंने उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, पर इसके बावजूद भी मैं अभी तक उस तक नहीं पहुंच पाया। तभी एल्फी कहती है, फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। मुझे एल्फी के मैजिक्स के सभी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। लेकिन ये सब सुन के जूलियस और ज्यादा चिढ़ जाता है, पर इस बार भी उसके हमले को विल आसानी से पैरी कर देता है। जूलियस, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। आज तक मैंने किसी को भी एल्फी के स्पेल को यूज करता हुआ नहीं देखा, पर आर्स वाइस वो स्पेल है जो एल्फी ने तब बनाया था जब वो 2 साल की थी, तो इसीलिए वो स्पेल परफेक्ट नहीं है। और अगर तुम उसका यूज करके दिखावा कर रहे हो तो समझ लो तुम क्या हो। जूलियस सोचने लगता है कि इस स्पेल को यूज करके मैं खुद पर कितना गर्व कर रहा था, पर मैं तो एक बच्चे जितना भी टैलेंटेड नहीं हूँ। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक से ही अपने 8 क्लोन बना देता है। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ 4 क्लोन्स ही बना सकता हूँ? भले ही मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, पर तुम्हें हराने के लिए इतना कंट्रोल काफी है। मुझे माफ करना जूलियस, पर बचपन में मुझे 10 एल्फीज बुली किया करती थी। जिसके बाद विल उन सभी क्लोन्स के हमलों को डॉज करता हुआ एक एक करके सभी को डिस्ट्रॉय करता जाता है। ये सब देखकर जूलियस की फट जाती है और वो अपने क्लोन से उसे रोकने को कहता है, पर एक भी क्लोन उसे नहीं रोक पाता और वो सभी क्लोन्स को तोड़ता हुआ जूलियस के पास पहुंच जाता है और उसे कितना जोर का मुक्का मारता है कि वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है और माइक अनाउंस करता है कि विल ने जूलियस को हरा दिया, वो भी बिना किसी मैजिक के, और जैसे ही वो क्राउन को छू लेगा वो इस इवेंट को जीत जाएगा। पर उसी वक्त वहाँ विघ्न आ जाता है और कहता है कि तुम गधे हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता ये गेम काम कैसे करता है? हमें लड़ना नहीं है, क्राउन को लेना है। वहीं ये देख के माइक खुश हो जाता है क्योंकि उसने जो सट्टा लगाया था वो जीत चुका है। जिसके बाद वहाँ आतिशबाजी शुरू हो जाती है। वहीं टावर में बेचारी एल्फी रोते हुए कहती है, क्या कोई पास्ट में जाने का या मेमोरीज को इरेज करने का स्पेल है? शायद फॉरबिडन स्पेल्स में ऐसा कुछ हो, पर मैं आपको वो यूज करने नहीं दे सकती। वहीं एल्फी कहने लगती है कि विल तुम गलत हो, मैं तुम्हें बुली नहीं कर रही थी, मैं तो हमेशा बस तुम्हें अपने साथ रखना चाहती थी। पता नहीं सभी स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वहीं सियोन सोच रहा था उसने जूलियस को भी हरा दिया, एक दिन मैं विल को जरूर हराऊंगा। दूसरी तरफ कॉल विल के पास पहुंच जाती है। विल उससे माफी मांगता है कि वो इस इवेंट को जीत नहीं पाया, पर फिर भी उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। इसके बाद हम उसी ढाबे में जाते हैं जहाँ की सभी डॉव्स विल की जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे थे और विल और कॉल को उनके
लिए लड़ने के लिए थैंक यू बोलते हैं। आगे डॉनन पूछता है क्या तुम्हें किसी ने टावर में चुना? कोल कहती है कि नहीं, हम कोई इवेंट जीत ही नहीं पाए। ऊपर से ऐन वक्त पे सियोन ने हंगामा कर दिया, सिर्फ उसी की वजह से विल को चुना नहीं गया। रोस्टी उससे पूछता है तुम्हारा तीसरा टीममेट कहाँ है? मैंने उसे इनवाइट किया था पर उसने मना कर दिया। डॉनन कहता है कि कोई बात नहीं, आखिर तुम जीत ही गए और हमें माफी भी मिल गई। जिसके बाद हम जूलियस को देखते हैं जो कि वहाँ बर्तन साफ कर रहा था और उसके दोस्त यहाँ वहाँ काम कर रहे थे और यही उनकी माफी होगी। मैं इस नल्ले से हार गया और मुझे इसकी वजह से किसी ने चुना भी नहीं। वहीं प्रोफेसर सोच रहे थे कि अब सभी लोग जानते हैं कि विल क्या कर सकता है, तो पता नहीं वो अब उसे कैसे ट्रीट करेंगे। कोल कहती है कि अगर वो उसकी ताकत को जानते हैं तो क्या अब उसे वो बेहतर ट्रीट नहीं करेंगे, पर प्रोफेसर कहते हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है। अगले दिन सभी स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, जहां उन्हें एक हफ्ते के लिए डंजन में रहना होगा और वो 3 की पार्टीज में जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विल को अपने साथ टीम अप करने के लिए बुलाने आ जाते हैं और उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। तभी कोल उनके सामने आ जाती है। तुम वही हो ना जो इसे बुली किया करते थे और अब उसकी ताकत देखकर उसके पीछे घूम रहे हो। वो तुम्हारे साथ भला क्यों आएगा? देखो उसे कितना गुस्सा आ रहा है, ये सच में कितने कमाल का है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतने सारे लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं। तो क्या ये सब लोग मेरा दोस्त बनना चाहते हैं? मैंने तो सोचा ही नहीं कि विल कितना अकेला रहता था। वो हमेशा से दोस्त बनाना चाहता था और इतने सारे लोगों को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी एक लड़की कहती है तुम इससे दूर हो जाओ, तुम तो विल को सिर्फ अपने पास रखना चाहती हो। चलो विल, हम साथ में डंजन में चलते हैं और हम क्रेडिट्स को बांट लेंगे। वहीं उसका हाथ पकड़ा हुआ देखकर कोल जेलस फील करने लगती है और वो तुरंत विल को पकड़ कर कहती है कि विल कल मेरे साथ शॉपिंग पर जा रहा है, इसलिए वो बिजी है। वहीं रात को कोल सोचने लगती है अब कहीं लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि विल और मैं डेट पर जा रहे हैं। तभी उसकी रूममेट रोज कहती है मैंने सुना तुम डेट पर जा रही हो, पर कोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ, पर तुम उसके साथ शॉपिंग पर तो जा ही रही हो ना, तो ऐसे सच के जाना कि झूठ भी सच बन जाए। वहीं विल रोस्टी को बता रहा था कि उसे इक्विपमेंट्स वगैरह लेने के लिए कल शॉपिंग पर जाना है और ये चीज उसके दिमाग में कोल ने डाली थी। वहीं विल को कोल के साथ घूमने जाता हुआ देखकर रोस्टी जेलस फील करने लगता है। अगले दिन कोल सज धज कर विल का इंतजार कर रही थी और उसने ठान रखी थी कि भले ये डेट ना हो पर वो इसे डेट बना देगी। इसके बाद वहाँ विल पहुँच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ जल्दी आने वाला था पर तुम तो मुझसे भी जल्दी आ गई। कोल कहती है कि वो तो बस सुबह जल्दी उठ गई थी। इसके बाद विल कोल को देखता ही जाता है और उसके पूछने पर वो कहता है कि ये ड्रेस और हेयर स्टाइल तुम पर बहुत सूट कर रहा है। तुम्हें देखकर मेरा दिल तो बहुत तेज धड़कने लगा है। ये सुनकर कोल शर्माने लगती है, पर तभी वहाँ पर रोस्टी पहुँच जाता है और कहता है कि मेरा नाम रोस्टी नॉर्मन है। माफ करना मैंने तुम्हें पहले खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? माफ करना। पर रोस्टी जिद करने लगा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भी हमारे साथ आएगा। जिसके बाद रोस्टी विल का हाथ पकड़कर शॉपिंग के लिए उसके साथ जाने लगता है। वहीं कोल सोच में पड़ जाती है कि ये चल क्या रहा है, इनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। तभी रोस्टी पीछे मुड़ के उसे चिढ़ाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी शॉपिंग के दौरान रोस्टी विल के साथ चिपका ही रहता है और बेचारी कोल को उसके पास जाने का मौका ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो बेचारी दुखी हो जाती है। विल उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ, वो दिन भर तुमसे चिपका ही रहा है। तुम सच में रूममेट हो ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ऊपर से उसका फेस कितना सुंदर है, तुम्हारे बीच कुछ चल तो नहीं रहा? वो लड़का है या लड़की? विल कहता है तुम क्या कह रही हो? ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो एक लड़का है, क्योंकि उसकी तलवार तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी है। मुझे पता है कि वो मुझसे चिपक रहा है, पर वो पहले से ही ऐसा है। तभी रोस्टी वहाँ उन दोनों के लिए ड्रिंक ले आता है। विल उससे पूछता है कि उसकी ड्रिंक कहाँ है, तो रोस्टी कहता है कि वो उसकी ड्रिंक शेयर कर लेगा। ये देख के कोल कहती है कि फिक्र मत करो, तुम मेरी ड्रिंक शेयर कर सकते हो। तभी रोस्टी विल से कहता है तुम्हें अपनी स्वॉर्ड की मेंटेनेंस करानी थी ना, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। विल के वहाँ से जाने के बाद कोल उससे पूछती है कि मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है या तुम विल से कुछ ज्यादा ही चिपक रहे हो। रोस्टी उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें लग नहीं रहा, मैं विल को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे भी ज्यादा। ये सुन के कोल को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि मेरी बात सुनो, 4 साल पहले तक मैं और विल एक दूसरे को हक किया करते थे, मुझे पता है, पर क्या तुम उसके साथ नहाई हो? ऐसा भले ही ना हुआ हो, पर जब हम एक दूसरे को हक करते हैं वो अलग ही फीलिंग होती है, पर उसका कोई फायदा कहाँ है? मैं और विल तो हर रोज साथ में नहाते हैं, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकती हो। वहीं विल सोच रहा था वो दोनों कितना अजीब हैं यार, वो क्या एक दूसरे को पसंद नहीं करते? तभी उसके पीछे लिहाना आ जाती है। विल उसे देखकर कहता है ये तो लिहाना है, इसे हर चीज में मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं, इसलिए लोग उसे मिस परफेक्ट भी कहते हैं। ये सबसे टॉप पर है और मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट बॉटम में। ये आखिर यहाँ क्या कर रही है? लिहाना उसे अपने साथ चलने को कहती है और जब वो उसके साथ जाता है वो ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ सियोन, विग्नेल और जूलियस भी पहले से ही थे। लिहाना कहती है कि हमारे फाइनल टर्म आ चुके हैं और क्योंकि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस आ चुका है, मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग एक टीम बनाएं। पर सियोन
सियोन और जूलियस इसके खिलाफ थे और एक कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं इसे जला दूं, और दूसरा कहता है तुम क्या इसे फ्रीज करवाने के लिए लाई हो। और वो बेचारा डरते हुए पूछता है आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, क्या तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते। इस गधी को तो कुछ सिचुएशन ही नहीं समझ आ रही। तभी सियोन उसकी गर्दन पकड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और उसी वक्त विग्नल अपने मैजिक से वहाँ फूलों का बागीचा बना देता है और कहता है कि आखिर कब से मजिशियन भी ड्वार्फ्स की तरह पगलाने लग गए। विल नोटिस करता है कि एक इल्यूजन मैजिक है जिसे कि सिर्फ एल्व्स ही यूज कर सकते हैं। आगे विग्नल कहता है कि हमें लिहाना की बात पूरी सुननी चाहिए। लिहाना कहती है कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस शुरू होने वाला है और मैं इस साल अपने स्कूल के सभी ताकतवर स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहती हूँ और साथ ही उसे भी जो कि फेस्टिवल में सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। विल के पास वो है जो कि हमारे पास नहीं और डंजन में ये जरूर हमारे काम आएगा। जूलियस कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये एक सिंपल से सर्च स्पेल को भी यूज नहीं कर सकता, ये हमें स्लो ही करेगा। और सियोन भी उसके साथ दोबारा एक टीम में नहीं आना चाहता। तभी विग्नल कहता है तुम दोनों तो बिना सर पैर की बातें कर रहे हो और ऐसा लगता है तुम इससे इसलिए नाराज हो क्योंकि इसने तुम्हें हरा दिया था। तुम्हें पता है ना तुम एक ऐसे इंसान को कमजोर कह रहे हो जिससे कि तुम दोनों ही हारे हो। इसके पास ड्वार्फ जैसी ताकत है और मॉन्स्टर जैसी स्पीड और ऊपर से इसने तुम्हारी वॉन्ड्स को अपनी स्वॉर्ड से हराया है। जूलियस कहता है तुम इतना ज्यादा तो बोल रहे हो पर तुम खुद भी लिहाना से कितने ज्यादा पीछे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा और यही वजह है कि मैं लिहाना की बात मान रहा हूँ। अगर उसे लगता है कि हमारे साथ जाने के काबिल है तो मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। लिहाना कहती है कि मैं तुम सभी का यूज करके मैं अपना नाम और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ ताकि मेरा फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। विल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। लिहाना कहती है कि उसे थंडर फैक्शन ने सिलेक्ट कर लिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो तुम्हारी प्लेसमेंट पक्की है तो तुम ये सब क्यों करना चाहती हो। हम अभी भी बहुत नीचे हैं। मैं हाउस ओवनजॉस से हूँ। हमारे मेंबर्स बड़ी ही जल्दी मर जाते हैं। अगर मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होगा। सिर्फ टावर में पहुंचना काफी नहीं है, मुझे एक मागिया वेंडर बनना होगा। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का सपना भी यही है और अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरा डिसीजन हमें और मदद कर सकता है तो इस कप में ये कॉइन डाल दो। इस बात से सभी लोग अग्री करते हैं और एक एक करके उस कप में कॉइन डाल देते हैं, जिसके बाद विल भी उस कप में अपने कॉइन को डाल देता है। इसके बाद वो रोस्टी और कोल को बताता है कि वो स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए लिहाना की टीम को ज्वाइन कर रहा है। अगले दिन प्रोफेसर सभी को बता रहे थे कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस 10 दिनों में शुरू होने वाला है और जो 7 से लेकर 10 तक फ्लोर्स बंद रखे जाते थे इस दौरान उन्हें भी खोल दिया जाएगा। तो आप ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ पाएंगे और साथ ही क्रेडिट्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे और अगर आप फ्लोर कीपर्स को हरा देते हैं तो उनसे आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट्स मिलेंगे। ये ऐसा इवेंट है जिससे नीचे वाला स्टूडेंट अपने क्रेडिट्स को पूरा कर सकता है और टावर तक पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड कह रहे थे इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। पिछले साल ही 4 स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स ने खा लिया था तो सेफ्टी के लिए प्रोफेसर भी डंजन्स के अंदर रहते हैं, पर जिसकी मौत आई होती है उसे कोई नहीं बचा सकता और यहाँ हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वहाँ मागिया वेंडर बनने नहीं बल्कि क्रेडिट्स को इकट्ठा करने जा रहे हो। इसके बाद सभी लोग डंजन में पहुंच जाते हैं और एकेडमी ने 6th फ्लोर पर अपना बेस कैंप बनाया है। लिहाना कहती है कि कोल मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, पर कोल कहती है कि अगर विल जा रहा है तो वो भी आएगी, पर क्योंकि आर्टिफिशियर्स को बेस कैंप में रहने को कहा गया है तो रोस्टी उसके साथ नहीं आ सकता। विल कहता है कोई बात नहीं और जो आइटम्स उसने उसके लिए तैयार किए हैं विल उनके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। आगे एडवर्ड सभी स्टूडेंट से कह रहे थे ये प्रैक्टिस बाकी प्रैक्टिस की तरह नहीं है, इसमें तुम्हें डंजन में ही 7 दिनों तक सर्वाइव करना होगा। हर फ्लोर पर हमने बेस बनाए हुए हैं जिनकी लोकेशन तुम्हें मैप में मिल जाएगी। अगर तुम क्विट करना चाहते हो तो किसी सेफ जगह पर चले जाना, प्रोफेसर तुम तक पहुंच जाएंगे और अब ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस शुरू होता है। इसके बाद हम डंजन में किसी बंदे को देखते हैं, जाओ उस आइटम को सीक्रेटली लेकर आओ। अजी घंटा, उन चूजों का फेस्टिवल भी इसी वक्त शुरू होता है। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें उन्हें मारना ही होगा। लॉर्ड कैरियट को ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के शुरू होने के बारे में बताया जाता है। कैरियट कहता है कि मैंने तो इस जॉब के लिए साइन अप भी नहीं किया था तो मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। मैसेंजर कहता है कि किसी को तो ये काम करना ही होगा और वो आप ही हैं जो कि इस काम को सीरियसली लेते हैं, तो वो उनके इकलौते ऑप्शन है। कैरियट कहता है कि वो सब तो ठीक है पर किंग अभी तक वापस क्यों नहीं आए जबकि वो बैरियर डिसअपीयर होने वाला है। वहीं एग्जाम शुरू होते ही लिहाना की टीम सबसे आगे निकल जाती है। तभी लिहाना के सिग्नल पे विग्नल अपने विंड मैजिक से सभी को एक बूस्ट दे देता है और वो सभी एक क्लिफ से नीचे गिरने लगते हैं, पर वो अपने मैजिक से सभी को इजीली नीचे उतार देता है। तभी उनके सामने एक क्रिम्सन एंट आ जाता है और उसके पीछे उनकी एक आर्मी है। तो विल अपनी तलवार निकाल लेता है क्योंकि मेज क्लोज कॉम्बैट नहीं कर पाते, पर विग्नल उसे रोकता है और कहता है कि उसे अभी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लिहाना ये सब अकेली कर सकती है। लिहाना एक नाइट्स की फैमिली से बिलोंग करती है और लिहाना एक रेयर मेज
कॉलेज है जिसकी स्पेशलिटी क्लोज कॉम्बैट है। लिहाना कहती है बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्रेडिट्स के लिए कम्पीट करना थोड़ा झंझट भरा होगा, तो हमें जल्दी से इस सब को क्लियर करना चाहिए। काफी समय पहले प्रोफेसर ने विल को सिखाया था कि एक डंजन में सबसे इम्पोर्टेंट स्पेल सर्च स्पेल होता है, क्योंकि इससे एक मेज आसपास के सभी मॉन्स्टर्स और किसी भी अजीब चीज को सेंस कर सकते हैं, पर विल इसे यूज नहीं कर सकता। तो जब तक उसे पता लगता है कि एक मॉन्स्टर उसके पास पहुंच चुका है, जूलियस उससे पहले ही उसे खत्म कर देता है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो उसे कुछ करने का मौका मिलेगा ही नहीं। आखिरकार विल एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, पर उसके तुरंत बाद ही विग्नल अपने एक ही मैजिक से बाकी के बचे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देता है। विग्नल पहले लिहाना के साइड में था कि उन्हें विल को साथ में ले जाना चाहिए, पर अब उसे लगने लगा है कि डंजन की फाइट में वो कुछ ज्यादा ही यूजलेस है। लिहाना कहती है इसे अभी अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला है, शायद अगर हम ज्यादा मॉन्स्टर से घिर जाएंगे तब ये काम आएगा शायद, या तो ये पूरी तरह से यूजलेस ही है। जूलियस कहता है कि मैंने तुम सभी को वार्न किया था, जो सर्च स्पेल यूज नहीं कर सकता वो हमें स्लो ही करेगा, और वो मॉन्स्टर से मैजिक ट्रेसेस को अब्सॉर्ब करने लगता है ताकि वो अपने किल का प्रूफ दिखा सके। मेजेस ऐसा कर सकते हैं ताकि वो एकेडमी में अपने किल्स को वेरीफाई कर सके, पर क्योंकि विल मैजिक यूज नहीं कर सकता तो उसे उनके बॉडी पार्ट्स उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ही बाकियों से पीछे हो जाता है। ग्रुप उसके बिना ही आगे जाने लगता है और विल को भागकर उन तक पहुंचना पड़ता है। कोल उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। विल कहता है कि बिल्कुल, मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, बस मैं किसी तरह टीम के लिए हेल्पफुल होना चाहता हूँ। पर जैसे जैसे वो डंजन में और आगे बढ़ते जाते हैं, विल टीम के लिए अभी तक कुछ भी काम का नहीं कर पाया था। इसके बाद प्रैक्टिस को शुरू हुए एक दिन बीत जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसी जगह पर आराम करेंगे। विग्नल उस एरिया के चारों तरफ एक इल्यूजन मैजिक से फायर कास्ट कर देता है। वो फ्लेम्स असली नहीं है, पर उस आग को देखकर मॉन्स्टर उनसे दूर रहेंगे। लिहाना विल से सभी को खाना देने को कहती है, जो उसने उसे पहले दिया था। विल सभी को खाना दे देता है, पर जब विग्नल की बारी आती है वो कहता है कि दूर रहो मुझसे, बस खाना जमीन पर रख दो, क्योंकि वो गलती से उसे टच करना नहीं चाहता। एल्व सिर्फ उन्हीं को टच करते हैं जिन्हें कि वो वर्दी मानते हैं। ये पर्सनल नहीं है, पर विग्नल को लगता है कि विल किसी काम का नहीं है, यहाँ तक कि उसके लिए लिहाना को छोड़कर यहाँ खड़े सभी लोग नल्ले ही हैं। विग्नल की बातों से विल ज्यादा दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि एल्व्स का कल्चर अलग होता है। ड्वार्फ्स की तरह एल्व्स भी दूसरे वर्ल्ड से आते हैं, पर क्योंकि उनके पास मैजिक होता है सभी लोग उन्हें बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो थोड़े नकचिड़े और अपने ही एल्व्स में घुलना मिलना पसंद करते हैं, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि उनका मैजिकल टैलेंट किसी भी मेड से ज्यादा होता है। यहाँ तक कि जो एल्व मागिया वांडर है वो एल्व्स की क्वीन है। जब सभी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, लिहाना कहती है कि वो फिर से अपने प्लान को डिस्कस करना चाहती है, और वो सभी को याद दिलाती है कि उनका गोल 10th फ्लोर के बॉस नेबरस को हराना है। उसे मारने पे 110 क्रेडिट्स मिलते हैं, और स्टूडेंट्स का उससे लड़ते हुए मरना काफी आम बात है। तो जब समय आएगा उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए, तो उन्हें अपने मैजिक को बचाना होगा और उससे लड़ने के लिए बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में होना होगा। तो इसीलिए वो 10th फ्लोर पर जाने का सबसे छोटा रास्ता लेंगे, और नेबरस को हराने के बाद वो बाकी के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को हराएंगे। वहीं आज विल ने सिर्फ 5 क्रेडिट्स को ही इकट्ठा किया था, तो वो सोचता है कि उसे उस फ्लोर बॉस को हराना ही होगा। इसके बाद वो सभी 10th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं, और हम डंजन की और गहराइयों में देखते हैं, जहां 2 लोगों ने काफी सारे मॉन्स्टर्स और एक बंदे ने कई स्टूडेंट्स को मार गिराया है, क्योंकि वो उसे परेशान कर रहे थे। वहीं विल की टीम के पास वो सभी काफी सारे मॉन्स्टर्स की लाशों को देख रहे थे, और जूलियस सोच में पड़ जाता है कि यहाँ तो कोई पार्टी दिख भी नहीं रही, क्या हमसे भी पहले कोई 10th फ्लोर तक पहुंच गया। सियोन कहता है कि ऐसा नामुमकिन है, हम किसी भी बेस कैंप पर नहीं रुके और यहाँ आने का हमने सबसे छोटा रास्ता चुना है। विल एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी को देखता है और वो नोटिस करता है कि इस पे किसी तरह का मैजिक यूज नहीं किया गया था, यानी इसे बस ताकत का यूज करके बीच में से फाड़ दिया गया है। लिहाना अभी के लिए इन सब चीजों को इग्नोर करती है और कहती है कि सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि नेबरस की लेयर सामने ही है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं, विल अभी भी थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है, खासकर जब ये बॉस फाइट है, और उसे लगता है कि अभी तक तो उन्हें नेबरस मिल जाना चाहिए था। और जब वो अपनी टॉर्च ऊपर करता है, वो देखते हैं कि नेबरस को पहले ही किसी ने मार दिया है, यानी जिसने भी नेबरस को मारा है वो आस पास ही होगा। तो लिहाना सभी को सर्च मैजिक यूज करने को कहती है, पर वो सर्च मैजिक का यूज करके भी कुछ नहीं पता लगा पाते। सर्च डंजन में काफी यूजफुल मैजिक है, पर इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं। पहला, ये छुपे हुए ट्रैप्स का पता नहीं लगा सकता, और दूसरा, अगर एनिमी उनका हाइड स्पेल यूज कर रहा है तो वो सर्च स्पेल में नहीं दिखेगा, और यहाँ तक कि कई मॉन्स्टर्स ऐसे होते हैं कि वो सर्च स्पेल को अवॉइड कर सकते हैं। तो विल अपने सेंसेस का यूज करने लगता है और उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। विल सभी को वहां से दूर हटने को कहता है और वो उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करता है ताकि बाकियों को दूर होने का समय मिल जाए। इस हड़बड़ी में वो मॉन्स्टर सबसे पहले विग्नल के पास आता है और उसके एक ही हमले से
इस घमंडी आदमी की टाई फिस हो जाती है, पर अब सभी उस मॉन्स्टर की पोजीशन जान जाते हैं और उसके ऊपर स्पेल कास्ट करना शुरू कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो स्पेल कंप्लीट करते, मॉन्स्टर एक मुक्का मार के उनके पैरों के नीचे की जमीन तोड़ देता है, जिससे वो सभी डंजन के और नीचे जाने लगते हैं। इस सिचुएशन में विल को ही बस पता लग रहा था कि क्या हो रहा है, और क्योंकि विग्नल अभी भी बेहोश था तो वो कूदता हुआ विग्नल के पास जाता है ताकि उसे गिरते हुए चोट ना लगे। वो एक अजीब से रेड एरिया में आ जाते हैं और विल देखता है कि विग्नल के हाथ में बहुत गहरी चोट आई है। वो उसकी मरहम पट्टी करना चाहता है, पर क्योंकि वो 10th फ्लोर से गिरे थे, इसका मतलब ये है कि वो अब 11वें फ्लोर पर आ चुके हैं। जूलियस और सियोन अलग एरिया में है और उन दोनों की फटी पड़ी है, क्योंकि 11th फ्लोर बहुत खतरनाक जगह है जहाँ के सिर्फ हाई मेजेस ही सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ के मॉन्स्टर्स ऊपर वाले फ्लोर से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और ऊपर से गिरने की वजह से उसके सर पर चोट लग गई है। पर वो कहती है कि उतना ज्यादा बुरा नहीं है और शुक्र है कि वो कॉल के साथ यहाँ गिरी। पर बाकियों से अलग होना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद हम विग्नल का पास्ट देखते हैं, जहाँ की उसे उसकी सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो कमजोर था और उसका ट्रॉमा अभी तक उसके दिमाग में है। उसकी जैसे ही आंखें खुलती है, वो देखता है कि एक बड़े से सांप का सर उसके बगल में जाकर गिरता है। वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि विल ऐसे मॉन्स्टर को हरा सकता है। इसके बाद जो विल उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, विल उसके हाथ को झटक देता है। मैं किसी लूजर को छूने नहीं वाला। विल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर अगर तुम्हारी हरकतें ऐसे ही रही तो तुम ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। विग्नल उसकी बात को समझ जाता है, पर वो कहता है कि वो अपनी चोट पर खुद ही पट्टी लगा लेगा और विल से बस सप्लाईज को मंगवाता है। वहीं विल सोच रहा था कि चाहे मैं जिस तरह से सोचूं, हम सब की बुरी तरह से लग चुकी है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। विग्नल को चोट लग गई है तो वो पहले जितना स्ट्रांग नहीं होगा, पर उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हो सकता है, तो वो बाकियों को ढूंढना चाहता है। लेकिन विग्नल कहता है कि उन्हें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए। विल कहता है कि ये जमाई घटिया आइडिया है, पहले ही उनके ऊपर एक बड़े से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और जब तक ऊपर वो मॉन्स्टर है, रेस्क्यू टीम हम तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। वहीं एक दूसरे बेस कैंप पर सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। वर्कनर प्रोफेसर लीजा को कॉल करता है और पूछता है कि वहाँ हो क्या रहा है। वो बताती है कि 8th फ्लोर के बेस पर अचानक से ही मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और बाकी के 2 प्रोफेसर्स की मौत हो चुकी है और वो 9th और 10th फ्लोर के बेस कैंप पर भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उसे लगता है कि नीचे के फ्लोर्स पर भी खतरा है। वर्कनर को लगता है कि ये सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, तो जरूर इसे किसी ने प्लान किया होगा। अभी के लिए प्रैक्टिस इवेंट कैंसिल कर दिया जाता है और दोनों वर्कनर और एडवर्ड स्टूडेंट्स की मदद के लिए वहां से चले जाते हैं। वहीं 11th फ्लोर पर विल और विग्नल आगे जा रहे हैं, पर क्योंकि विग्नल की फटी पड़ी है तो वो बार बार सर्च स्पेल का यूज करता रहता है। विल उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता रहा तो उसका माना खत्म हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम पर कभी भी कहीं से हमला हो सकता है। सर्च स्पेल में टाइम नहीं डिस्टेंस मैटर करता है। मैं 70 मीटर तक अपने सेंसेस से मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर सकता हूँ और तुम 200 मीटर, तो अपने आसपास की चीजों को मैं मैनेज कर लूंगा। तुम अपने लॉन्ग रेंज सर्च को सिर्फ कभी कभी ही यूज करना ताकि तुम्हारा मैजिक भी बचा रहे और हम ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से ना भिड़े। विग्नल को समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में भी विल इतना शांत कैसे है। विल कहता है कि क्रेडिट्स की कमी होने की वजह से मेरा ज्यादातर समय डंजन्स में ही बीतता है और ये पहली बार नहीं है जो मैं ऐसे ही भटक चुका हूँ, तो मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि किस तरह के मॉन्स्टर्स हमारे सामने आ सकते हैं। तभी उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस फील होती है। वो मॉन्स्टर उनके आगे और पीछे दोनों तरफ से आ जाते हैं, तो विग्नल उसे सामने वाले एक मॉन्स्टर को हराने को कहता है और विल 2 पीछे खड़े मॉन्स्टर्स को निपटाएगा। विग्नल अपने विंड स्पेल से उस ऑर्क को नीचे गिरा देता है, पर जब वो पीछे देखता है वो ये देख के हैरान हो जाता है कि विल कितनी आसानी से उन ऑर्क के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। विग्नल जानता था कि विल कमजोर नहीं है, पर उसे फिर भी यकीन नहीं होता कि ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर से वो कितनी आसानी से लड़ रहा है। विग्नल जिस ऑर्क से लड़ रहा था वो वापस से खड़ा हो जाता है, पर अभी उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अटैक स्पेल कास्ट कर सके, तो वो इल्यूजन स्पेल कास्ट करता है। पर इससे उस ऑर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी मौत को अपने सामने देखकर विग्नल डर के मारे चिल्लाने लगता है। पर ऐन वक्त पर विल आकर उसे बचा लेता है। उसे दुखी देखकर विल उसे बताता है यहाँ के ऑर्क्स की आंखें नहीं होती, तो इसीलिए तुम्हारा इल्यूजन स्पेल काम नहीं किया। तुम्हें इस छोटी चीज से खुद को फर्क नहीं पड़ने देना चाहिए। तुम एक स्ट्रॉन्ग एल्फ हो। पर विग्नल कहता है कि वो जरा भी टैलेंटेड नहीं है, यहाँ तक कि एल्व्स में वो विल से भी ज्यादा बड़ा लूजर है। इसके बाद हम विग्नल का पास्ट देखते हैं, जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा था और चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ एलेनोर, लेकिन उसका मैजिक बहुत ही जल्दी गायब होने लगता है और वो सोचता है इस तरह तो मैं कभी उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। विग्नल विल को बता रहा था मैं एक लूजर हूँ, मैं ही एक एल्फ हूँ जो कि एकेडमी के 6th ईयर में भी यहीं पर है। बाकी सभी एल्व्स टावर तक पहुंच चुके हैं, मुझ में जरा भी टैलेंट नहीं है।
इसका एहसास मेरे साथ ही कई बार करा चुके हैं और वो गलत भी नहीं। एल्व्स के इल्यूजन मैजिक फिजिकल फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन मेरा मैजिक सिर्फ इल्यूजन मैजिक ही रहता है। पर तुम्हारे पास तो स्किल है, तभी तो तुम इस साल हमारे टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक हो। क्या तुमने लिहाना की बात नहीं सुनी? जो अभी तक इस एकेडमी में बचे हुए हैं वो सभी लूजर्स हैं। दूसरी तरफ कोल और लिहाना भी यही बातें कर रहे थे। अगर कोई सच में टैलेंटेड हो तो वो ग्रेजुएशन प्रोसेस से पहले ही टावर तक पहुंच जाता है। हम सभी के यहाँ होने का एक ही मतलब है, हमें टैलेंट नहीं है। पर तुम तो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो और लोग तुम्हें मिस परफेक्शनिस्ट कहते हैं। ये सब बस एकेडमी के अंदर है, हम बड़ी मछलियां नहीं है, हमारा तालाब छोटा है। मैंने बहुत पहले ही अपनी साथी को मागिया वांडर बनते देखा है और वो सच में एक जीनियस थी। कोल समझ जाती है कि वो एल्फी की बात कर रही है। विग्नल कह रहा था मेरी अडॉप्टेड सिस्टर, वो पहली इंसान थी जिसने मुझे नीचा दिखाया था। विल पूछता है कि वो है कौन, तो विग्नल बताता है कि वो उनकी क्वीन एलेनोर है। एलेनोर और मैं साथ में ही पले बड़े। वो मुझसे काफी छोटी थी तो मुझे लगा कि उसे मेरे सपोर्ट की जरूरत होगी, पर असल में वो एक हाई एल्फ थी जिसका मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने पहली बारी में ही किंग्सवुड को बना दिया था। उसके मागिया वांडर बनने के बाद मैंने रोज प्रैक्टिस की ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं, लेकिन फिर भी मैं कमजोर ही रहा। असल में मैं सबसे बड़ा लूजर हूँ जो खुद को तसल्ली देने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है। अच्छा, मैं अब समझा, मतलब तुम भी मेरे जैसे ही हो। तुम बड़े कमाल के एल्फ हो विग्नल। काय को डिप्रेसिंग हो रहा है रे? जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं तुम्हें बचाऊंगा। वहीं कोल कह रही थी तुम्हारी बातों से मैं समझ सकती हूँ कि टावर पर जाना तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, पर मैं एक झिंगूर को जानती हूँ जिसे सबने लूजर ही समझा, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ विल और विग्नल मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। विग्नल सोच रहा था हमें लगातार मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ रहा है और वो अलग अलग लेवल्स पर हैं, पर इतने सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने के बावजूद भी ये अभी तक थक क्यों नहीं रहा और वो सभी को इतनी आसानी से कैसे हरा पा रहा है? क्या इसे अंदाजा भी है कि अभी तक इसने कितने सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया है? इसके आगे विग्नल देखता है कि विल एक बड़े से सांप को बीच में से काट देता है और 2 मॉन्स्टर्स को भी हरा देता है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसका स्टैमिना है कितना। तभी विल आकर उससे उसका हालचाल पूछता है। तुम्हें मुझे बचाते हुए कितनी सारी चोटें आई हैं, इसके बावजूद भी तुम मेरा हालचाल पूछ रहे हो। तुम मेरे लोगों जैसा मुझे नीचा क्यों नहीं दिखा रहे? तभी किकी और विल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। विग्नल अपना सर्च मैजिक यूज करता है पर उसे कोई नहीं दिखता। ये मॉन्स्टर्स की आवाज नहीं है, असल में डंजन नए मॉन्स्टर्स को बना रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डंजन अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स को बना रहा है। विल रॉक्सी के बनाए हुए बॉम्ब को जहाँ से मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे थे वहाँ फेंक देता है। विल विग्नल को बताता है कि वल्कार फायर मॉन्स्टर्स होते हैं, इनकी बॉडी पर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता, इन पे सिंपल मैजिक का भी कोई असर नहीं होता, सिर्फ एल का इल्यूजन मैजिक ही है जो इन पर काम करता है। तो मुझे इसे हराने में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मेरा इल्यूजन मैजिक फिजिकल फॉर्म नहीं ले सकता। मैं एक लूजर हूँ, मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मैं हमेशा ही फेल हो जाऊंगा। तो चलो साथ में फेल होते हैं, हम कोई 30 मार खान नहीं है, तो जब तक हम फेल नहीं होंगे हम आगे बढ़ेंगे कैसे? फिक्र मत करो, मैं बिना एल्फी को मिले नहीं मरने वाला। हम दोनों के सपने कितने सेम हैं पर हम में कितना फर्क है। इसके बाद विल उस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है पर फिजिकल अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होता और विग्नल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक उन मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करता। मुझे पता था मैं एक लूजर हूँ, अब वो मेरी वजह से मारा जाएगा। तभी वो मॉन्स्टर्स विग्नल पर हमला कर देते हैं पर विल और कीकी मिलकर उनके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और विल उससे कहता है तुम ये कर सकते हो, इतनी जल्दी हार मत मानो, मुझे तुम पर भरोसा है, इससे मुझ पर विश्वास है। पर मेरे तो साथी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, वो तो हमेशा ही मुझे नीचे ही दिखाते आए हैं, पर भले ही वो सच कहते हो मैं उसके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। जिसके बाद विग्नल फिर से अपने इल्यूजन मैजिक से उन मॉन्स्टर्स पर हमला करता है और इस बार उसका मैजिक उन पर काम कर जाता है और वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। आखिरकार तुमने ये कर ही दिया विग्नल। तभी विग्नल उसके सामने झुक जाता है। विल, मैं अपने रूड बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं गलत था, तुम एक महान वॉरियर हो। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और विल रोस्टी के मैजिक आइटम का यूज करके वहाँ का एक मैप बनाता है और क्योंकि कीकी सभी की स्मेल को जानती है वो बाकियों को ढूंढने में उनकी मदद करेगी। इसके बाद हम जूलियस और सियोन को देखते हैं जिन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। क्या तुम्हारे पास पानी है? यहाँ पर पानी बड़ी कीमती चीज है तो उसे हमें सोच समझकर यूज करना चाहिए। अगर तुम्हारा गला इतना ही सूख रहा है तो अपनी बर्फ को पिघलाकर क्यों नहीं पी लेते? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ हमें मैजिक को बचाना चाहिए, ऊपर से हम बार बार सर्च स्पेल का यूज कर रहे हैं। अगर तुम अभी भी अपना गला फाड़ सकते हो तो शायद तुम्हें उतनी प्यास नहीं लगी है। जिसके बाद वो दोनों ही बहस करने लगते हैं। तभी सियोन जूलियस को खींचकर साइड में छुप जाता है। शांत हो जाओ, हमारे आसपास मॉन्स्टर्स हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने अभी अभी सर्च स्पेल का यूज किया है, यहाँ कोई भी नहीं है, तुम भूल रहे हो। कुछ
कुछ मॉन्स्टर्स अपने प्रेजेंस को छुपा सकते हैं और कुछ ही देर में वहाँ बहुत सारे सेंटिनल्स आ जाते हैं। चलो जूलियस, अपने क्लोन्स को बाहर निकालो। भले ही तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के तो वो काम आ ही जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने सारे सेंटिनल्स के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं इनसे नहीं भागने वाला। इनकी ही वजह से मुझे सबसे ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ी थी, उसका बदला मैं इन सब से लूंगा। जिसके बाद वो अपने गार्डियन को समन कर लेता है। वहीं 6th फ्लोर पर बहुत सारे सेंटिनल्स स्टूडेंट पर हमला करने लगते हैं। इस भगदड़ में एक स्टूडेंट नीचे गिर जाता है। सेंटिनल उसे मारने ही वाला था, पर उसी वक्त वहाँ एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है और वो एक ही बार में सभी सेंटिनल्स को खत्म कर देते हैं। सभी लोग 6th फ्लोर को खाली करो। तभी वहाँ पर वर्कनर आता है जो प्रोफेसर एडवर्ड को लेकर वहाँ से आगे जाने लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 8th फ्लोर से आगे नहीं गए हैं, सिर्फ लिहाना का ही ग्रुप है जो कि 10th फ्लोर के आगे गया है। पर हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं क्योंकि जो फेमिलियर मैंने विल को दिया है उसके सर का क्रिस्टल इस ऑर्ब से कनेक्टेड है, जिससे हम उनकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। वहीं कोल विल के लिए रास्ते में चीजें छोड़ती हुई जा रही थी और उन्हें यहाँ आए हुए 16 घंटे बीत चुके हैं और उनके पास ज्यादा खाना और पानी भी नहीं है। अभी तक वो जिंदा सिर्फ लिहाना की वजह से है, पर उसका भी मैजिक अब खत्म होने वाला होगा। तभी कोल को महसूस होता है कि कोई उनके पास आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ विल और विग्नल जूलियस और सियोन के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उन्होंने सारे सेंटिनल्स को खत्म कर दिया है। विग्नल कहता है, क्या इन सभी को तुमने अकेले ही हराया है? तुम्हारा दिमाग खराब है। यहाँ मैं भी था। इसकी मदद करने के चक्कर में मुझे कितने सारे क्लोन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ गया। जिसके बाद वो सभी रियलाइज करते हैं कि लड़कियां उन चारों में से किसी के पास नहीं है। वहीं लिहाना और कोल की तरफ एक आदमी बढ़ने लगता है और वो प्रोफेसर ब्रूनो था। लेकिन तभी उसका सर नीचे गिर जाता है और हेडलेस कहता है, और वे कितना सोड़े हो, हमारे पास इस बकवास का टाइम नहीं है। ये सब आखिर इस फ्लोर तक पहुंच कैसे गए? मैंने तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर्स का ध्यान रखने को कहा था। लगता है उस मॉन्स्टर ड्यूक ने अपना काम ढंग से नहीं किया होगा। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों को देना बंद करो। तुम्हारी इन्हीं करतूतों की वजह से हमारा प्लान खतरे में आ चुका है। कॉल उनसे पूछती है, तुम लोग हो कौन और क्या तुमने प्रोफेसर को मार दिया? तभी हेडलेस उसके सर को तोड़ देता है। हम तो बस बुरे लोग हैं जो उस नकली स्काई को तोड़ना चाहते हैं। लिहाना सोचती है, अगर उन्होंने उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम लोग अगर यहाँ पर आई गई हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फर्क पड़ेगा अगर मैं तुम्हारे सुंदर से सर ले लूं। और वो उन दोनों पर हमला कर देता है, पर ऐन वक्त पर विल आकर उन्हें बचा लेता है। सियोन कहता है, ये लोग हैं कौन और उसका सर कहाँ है? देखो ये कितने अच्छे सिर दिख रहे हैं। विल सबसे आगे उन पर हमला करने जाता है। मैं इन सभी का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन हेडलेस के एक ही हमले से विल उड़ता हुआ दूर जाता है, पर कोल और विग्नल उसे बचा लेते हैं। तुम लोग सच में बड़े कमाल के हो। तुम्हारे सरों को अपने कलेक्शन में ऐड करने में तो बड़ा मजा आएगा। अभी इसके लिए समय नहीं है। कुछ लोग यहीं पर आ रहे हैं। हमें उस चीज को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तू कभी मुझे खुश न होने दे। चलो कोई बात नहीं, ड्यूक इन सबको संभाल ले जरा। जिसके बाद वो वहाँ पोर्टल बनाकर उसी मॉन्स्टर को समन करता है जो उन्हें 10th फ्लोर पर मिला था। विल उस मॉन्स्टर को पहचान जाता है। ये तो ग्रैंड ड्यूक है। इसके 270 क्रेडिट्स मिलते हैं। वो मॉन्स्टर उन सभी पर हमला कर देता है, जिसे वो किसी तरह डॉज कर लेते हैं और उसकी ताकत को देखकर विल के कहने पर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और उन्हें समय देने के लिए विग्नल अपने इल्यूजन मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ड्यूक आसानी से विग्नल के मैजिक को तोड़ देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ऐन वक्त पर विल आकर उसे बचा लेता है और वहाँ से ले जाता है। विल सभी को बताता है कि इसका नाम इविल ग्रैंड ड्यूक है, जो कि 25वें फ्लोर का मॉन्स्टर है। जूलियस कहता है कि 25वें फ्लोर का मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है? लिहाना को लगता है कि इसके पीछे भी उन्हीं मैजिशियंस का हाथ है। इसके बाद सभी मॉन्स्टर्स विल और उसके साथियों को ढूंढने लगते हैं और ये चीज विल ऊपर से देख रहा था और कहता है कि जरूर ड्यूक ने ही इन सभी को ऑर्डर दिया होगा उन सभी को ढूंढने के लिए। जूलियस को लगने लगता है कि वो कभी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे और उनकी मौत यहीं होगी। वहीं लिहाना सोच रही थी, सभी लोग इंजर्ड और थके हुए हैं। उनके दिलों से उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? तभी विल कहता है, हमें लड़ना होगा। ड्यूक को हराने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सभी मॉन्स्टर्स उसी की बात सुन रहे हैं। अगर हम उसे हरा देते हैं तो वो मॉन्स्टर्स को समझ नहीं आएगा कि वो किसकी कमांड को फॉलो करें और इस दौरान हम यहाँ से भाग सकते हैं। जूलियस कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर हम उससे लड़ने गए तो हमारी मौत पक्की है। फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। कौन ही होगा जो तुम्हारे प्लान पर भरोसा करेगा? तभी विग्नल कहता है कि विल ने कई बार उसकी जान बचाई है और मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूँ। कॉल ऑब्वियसली विल पर भरोसा करती है और सियोन का मानना है कि भागने से अच्छा तो लड़ना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो विल से अग्री करता है। तभी लियाना कहती है, लगता है मैं गलत थी। तुम शील्ड नहीं बल्कि लीडर हो। तुम अकेले ही हो जो अभी तक निराश नहीं हुआ है, और अगर विग्नल जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ वो तुम पर यकीन करता है तो मैं भी तुम पर
भरोसा करती हूँ, हमें ऑर्डर दो। वहीं जूलियस का दिमाग खराब हो रहा था। तुम लोग सनकी हो गए हो क्या? हम इस लूजर के प्लान पर कैसे काम कर सकते हैं? मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और इस प्लान में हमें तुम्हारी ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए मैं तुम्हें एल्फी के स्पेल की एक ट्रिक भी सिखाऊंगा। जिसके बाद सबसे पहले जूलियस और कोल उस ड्यूक का ध्यान भटकाने के लिए चले जाते हैं। तभी ड्यूक उन पर हमला कर देता है, पर वो उससे बच जाते हैं। वहीं जूलियस ने अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाए थे और वो एक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। और हम कुछ समय के पहले के सीन में देखते हैं विल ने उससे कहा था कि वो जिस एल्फी के मैजिक को यूज कर रहा है वो उसका यूज करके लंबी इनकांटेशन कर सकता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि एक बार इनकांटेशन रुक जाए तो फिर से शुरू करना होता है, पर अगर उसका क्लोन इनकांटेशन कर रहा है तो रुकने के बाद उसका दूसरा क्लोन उसे वहीं से कंटिन्यू कर सकता है, यानी वो आसानी से लंबे मंत्रों वाले स्पेल को कास्ट कर सकता है। वहीं ड्यूक जूलियस के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है और ऐसे ही करते करते वो उसके सामने पहुंच जाता है। जब ड्यूक उसके ऊपर हमला करने जाता है विल सभी को उसे कवर देने को कहता है, जिसके बाद कोल, सियोन और विग्नल एक साथ मिलकर ड्यूक पर हमला करते हैं। पर जब सारा धुआं शांत होता है वो देखते हैं कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। जिसके बाद ड्यूक फिर से उन पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है तो विल पीछे से जाकर उस पर अटैक करता है, पर इससे भी उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा मजबूत है। जिसके बाद विल विग्नल के साथ मिलकर उस ड्यूक का ध्यान भटकाते हैं और कुछ देर में ही जूलियस ने अपना स्पेल कास्ट कर दिया था और वो ड्यूक के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। पर उस हमले के बावजूद भी ड्यूक वापस से खड़ा हो जाता है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर विल को पता था कि ऐसा होने वाला है और वो लिहाना को इसे खत्म करने को कहता है क्योंकि वो अपनी मूवमेंट स्पीड और ताकत से उसके वीक पॉइंट पर हमला कर सकती है। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है उसके सामने एक बैरियर आ जाता है और लिहाना को लगता है कि ये जरूर ऑटोमेटिक बैरियर है जो कि उन दोनों मैजिशियंस ने ही बनाया होगा। तभी ड्यूक उसके ऊपर हमला कर देता है तो विल उसे बचाने पहुंच जाता है, पर उसकी स्पीड काफी नहीं थी तो कीकी को उन्हें बैरियर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वो उसके बैरियर को नहीं रोक पाती, जिससे विल का चश्मा भी टूट जाता है जो कि एल्फी ने विल को गिफ्ट किया था। वहीं वर्कनर और एडवर्ड उस क्रिस्टल में देख लेते हैं कि वहां ड्यूक पहुंचा हुआ है और वो स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए और जल्दी जाने लगते हैं। वहीं विग्नल उन दोनों को नीचे गिरने से बचा लेता है। वहीं एल्फी के गिफ्ट को टूटा हुआ देखकर विल अभी भी शॉक में है। वहीं ड्यूक जूलियस की आइस से खुद को आजाद कर लेता है। लिहाना सभी से कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं, तब तक वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगी, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। कॉल उससे कहती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली के लोग जल्दी कैसे मर जाते हैं, क्योंकि नाइट के तौर पर हमारी ड्यूटी है कि हम अपने कॉमरेड्स की रक्षा करें, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। वहीं ये सब सुनकर विग्नल भी उसके साथ लड़ने चला जाता है। वहीं जूलियस को समझ नहीं आता कि अब वो करे क्या। वो दोनों साथ में मिलकर ड्यूक पर हमला कर रहे थे, पर उनके हमलों का ड्यूक पर कोई असर नहीं होता। ये सब देख के सियोन घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो दोनों मरने वाले हैं, अगर हम नहीं चाहते कि उनकी मौत व्यर्थ जाए तो हमें यहाँ से भागना ही होगा। इसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। तभी विल कहता है, सियोन प्लीज मुझे मुक्का मारो, एल्फी के दिए हुए चश्मे टूट गए हैं, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सियोन उसके कॉलर को पकड़कर उठा लेता है। साले चंपू, ये सब कुछ तेरा किया धरा है, तूने ही हमें लड़ने को कहा और अब तुम्हारे पांव कांप रहे हैं, उठो और अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। थोड़ी देर बाद विल उसका हाथ पकड़ लेता है। थैंक्स सियोन, अब मैं नहीं कांप रहा हूँ। जिसके बाद विल उठकर उस मॉन्स्टर से लड़ने जाने लगता है। इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं डर रहा। कॉल कहती है कि वो डरा हुआ है और अभी नहीं, वो हमेशा ही डरा रहता है, पर सियोन को इस पर यकीन नहीं होता। तो कॉल कहती है, तुमने कभी तलवार को पकड़ा है? जादूगर तो स्पेल दूर से कास्ट कर सकता है, पर तलवार पकड़ने वाले को अपने से ताकतवर और बड़े मॉन्स्टर्स के पास जाना पड़ता है। तुमने कभी सोचा है कि ये कितना भयानक होता है? विल डरपोक है जो अपने डर के बावजूद भी हमेशा आगे बढ़ता रहता है, शायद इसे ही हम बहादुरी कहते हैं। वहीं उससे लड़ते हुए विल सोचने लगता है, ये अपने साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर हमें इसे हराना है तो इसे जमीन पर रखना होगा और इसके लोहे जैसे पंखों को काटना होगा। जिसके बाद कोल भी उसके साथ लड़ने के लिए पहुंच जाती है। ड्यूक विल पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। वहीं उस चश्मे के बिना विल को अब डर लगने लगा है, पर मौत से कहीं ज्यादा उसे किसी अपने को खोने का डर है। जिसके बाद ड्यूक फिर से उसी बड़े स्पेल को कास्ट करता है, पर विल इस अटैक को पहले ही देख चुका है। उस अटैक के खत्म होने पर वो सभी देखते हैं कि वहाँ विल की बस स्वॉर्ड है और विल ड्यूक के ऊपर है। ये देख के कॉल अपने पूरे मैजिक को यूज करके एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे विल के हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है। इसका यूज करके विल उस मॉन्स्टर के एक पंख को काट देता है। इसकी वजह से ड्यूक पगलाने लगता है। वहीं सियोन भी अपने गार्डियन पर खड़ा होकर वहां पहुंच चुका है और वो एक स्पेल कास्ट करता हुआ उस
ड्यूक के सामने कूद जाता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और सियोन एक बहुत ही पावरफुल फायर स्पेल से उस पर हमला करता है, लेकिन इस खतरनाक हमले के बाद भी ड्यूक का कुछ नहीं बिगड़ता और वो सियोन को दूर फेंक देता है। ये देख के सियोन सोचता है इसके ऊपर तो वॉन्ड का कोई असर नहीं है। वहीं विल सोच रहा था इसका तो स्वॉर्ड से कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। तभी उसके पास एक क्रिस्टल आता है और रोस्टी धीमे से कहता है वॉन्ड और स्वॉर्ड। इसके बाद हम एल्फी के कुछ पास्ट का सीन देखते हैं जो कि देखकर कुछ नहीं समझ आता। जिसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा था। ये सब कुछ इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है। एक दिन वॉन्ड और स्वॉर्ड साथ में जरूर आएंगे। तभी विल के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपनी तलवार उठाकर कहता है सियोन हमें इसे हराने के लिए वॉन्ड और स्वॉर्ड दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो सियोन अपने फायर मैजिक से विल की तरफ अटैक कर देता है। वहीं वो सारा मैजिक विल की स्वॉर्ड के अंदर जाने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। विल उसके हमले को डॉज करता हुआ ड्यूक के पास पहुंच जाता है और उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई स्पेल कास्ट कर रहा हो और वो अपने एक ही हमले से उस बड़े से मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। ये देख के किसी को यकीन नहीं होता कि विल ने अपनी स्वॉर्ड से ही उस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। विल को जो नई ताकत मिली थी वो खत्म होने लगती है और उसकी तलवार भी फिर से नॉर्मल हो जाती है। वहीं विल को भी नहीं पता था कि वो सब आखिर था क्या। पर इससे पहले कि वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते उन्हें मॉन्स्टर्स की चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे सेंटिनल्स और गार्ड्स दौड़ते हुए आ रहे हैं। पर अब उनमें से किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो उठ के दोबारा लड़ सके। वहाँ पे एडवर्ड और वर्कनर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जूलियस के बहुत करीब पहुंच जाता है और वो इतनी जल्दी उस तक नहीं आ पाएंगे। वो मॉन्स्टर जूलियस को मारने ही वाला था तभी वहाँ कोई स्पेल कास्ट करता है और वहाँ खड़े सभी के सभी मॉन्स्टर्स एक ही झटके में गायब हो जाते हैं। वो सभी जब ऊपर देखते हैं कि वहाँ एरन मास्टेरियस ओल्ड किंग है जो कि मागिया वॉन्डर का किंग और सबसे ताकतवर मैजिशियन है। वहीं उन सब के इक्विपमेंट्स को देखकर विल समझ जाता है कि वो डंजन में एक्सपेडिशन पर गए थे। तभी एरन कहता है चिल्ड्रन ऑफ मैजिक तुम बहुत अच्छे से लड़े और अब फाइनली वो सभी लोग सेलिब्रेट कर सकते थे। वहीं एरन को देखकर सभी लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। पर जहां सभी लोग उस किंग को देख रहे थे विल की नजर उसके बगल वाले बंदे पर थी। मैं सरप्राइज्ड हूँ, स्वॉर्ड अभी भी जिंदा है। तुम्हारा नाम क्या है? विल सेरफोर्ट। और तुम कौन हो? मैं हूँ फिन, सिर्फ फिन। जिसके बाद वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हेडलेस और उसके साथी को देखते हैं जिन्हें की वो चीज मिल चुकी है जिसके लिए वो वहाँ आए थे। वहीं प्रैक्सिस के इंसिडेंट में टोटल 11 जाने गई थी और वो सभी के सभी प्रोफेसर्स थे। बचे हुए प्रोफेसर्स की वजह से किसी भी स्टूडेंट की जान नहीं गई। आई विटनेस की रिपोर्ट्स के हिसाब से उन सभी के वांटेड पोस्टर्स बना दिए गए, लेकिन अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिला है। इसके बाद हम विल और बाकी सभी को रेस्ट करता हुआ देखते हैं जहां वो सभी बात कर रहे थे कि आखिर वो अजीबोगरीब लोग थे कौन और वो दुखी है क्योंकि उतने प्रोफेसर्स की जान चली गई। अगर ग्रेट मेज वहां नहीं आए होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता, पर हम अभी भी जिंदा हैं। इतने खतरनाक अपोनेंट से लड़ने के बावजूद भी हम सही सलामत है और मैं अपनी नाइट की ड्यूटी पूरी करते हुए मरी भी नहीं। हमारी पार्टी सच में बहुत अच्छी थी और मैं एक नाइट के तौर पर तुम सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। वहाँ का माहौल सीरियस हो ही रहा था तभी लिहाना के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है तो कोल उसके पास सेब लेकर आती है और उसे खिलाने लगती है, पर वो इतना ज्यादा खाती है कि विल और बाकियों के लिए कोई सेब बचता ही नहीं। तुम आखिर कितना खाती हो? तुम तो पेटू निकली। लिहाना समझाने की कोशिश करती है कि क्योंकि उसकी मैजिक किसी तरह का है कि उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इसलिए भूख भी उसे ज्यादा लगती है और वो सच कह रही है, लेकिन किसी को भी इसकी बात पर यकीन नहीं होता। और सियोन कहता है कि किसने सोचा था कि मिस परफेक्ट कैसी हरकतें करती होगी और विल कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा ठोसता हूँ पर मुझे लगता है कि लिहाना तो मुझसे भी ज्यादा खाती है। जिसके बाद कोल आखिरी सेब को भी छीलने लगती है। इसके बाद लिहाना विल को स्पेशली थैंक यू बोलती है क्योंकि वो सब उसी की वजह से जिंदा बचे थे, पर विल कहता है कि हमने साथ में मेहनत की, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर पाता। वो सही कह रहा है, इस लूजर ने तो हमें मरवा ही दिया था। वो कहने लगा था कि वो डर गया है और लड़ नहीं सकता, कांप रहा है, ऊपर से उसने ऐसा प्लान बनाया था जो कि मुझ पर प्रेशर डालता है। पर इससे पहले कि वो और बड़बड़ कर सकता कोल आकर उसके मुंह में सेब ठूस देती है और बेचारा जूलियस सांस भी नहीं ले पा रहा था। आगे सियोन विल से पूछता है वो ताकत आखिर थी क्या जिसने कि मेरे स्पेल को ही खा लिया? सच में अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत थी तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। उसकी वजह से तुमने हम सबको खतरे में डाला। तभी वहाँ की आकर उसके मुंह को नोचने लगती है और जूलियस की गिड़गिड़ाने के बावजूद भी वो नहीं
नहीं रुकती। तभी विल बताता है कि वो भी इस ताकत के बारे में नहीं जानता। जब ये सब हुआ था वो उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। तो उन्हें लगता है कि इसके बारे में उन्हें प्रोफेसर वर्कनर और बाकी सभी से पूछना चाहिए। आगे विल उस लड़के के बारे में पूछता है जो कि उससे मिलने आया था। अच्छा, तो तुम उस सपोर्टर की बात कर रहे हो, वो शायद फिन ट्राइब में से था। लिहाना आगे बताती है कि उसने अपनी फैमिली की किताबों में पढ़ा है कि फिन ट्राइब के पास जरा भी मैजिक नहीं है, पर उन्होंने कई जनरेशन से डंजन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा की है और मेज क्वीन के समय से ही उन्होंने टावर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो डंजन एक्सप्लोरेशन में मदद करेंगे गाइड्स के तौर पर। कहा जाता है कि बिना उनकी मदद के डंजन के डीपर लेवल्स में नहीं जाया जा सकता। इसके बाद हम फिन को देखते हैं जो कि कॉलरॉन से मिलने आया है और उसके पूछने पर फिन बताता है कि वो 49th फ्लोर तक गए थे और वो उसके सामने एक तलवार रखता है जिसे कि कॉलरॉन मेज स्लेयर कह के बुलाती है। तुमने सही पहचाना, हमें 40वें फ्लोर पर कुछ अजीबोगरीब लोग मिले थे जिनसे हमें लड़ना पड़ा। लड़ाई में हमारे 40 हाई मेजेस मारे गए। वो ऐसे अपोनेंट्स नहीं थे जिन्हें की पकड़ा जा सकता था, तो हमें उन्हें मारना पड़ा। आगे वो कहता है कि वो मेज स्लेयर उनके किसी एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। इस वेपन की एनालिसिस मैं तुम पर छोड़ता हूँ, पर तुम्हें अब से संभल कर रहना चाहिए। अब चलो मेन टॉपिक पर आते हैं। तुमने मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया? वॉन्ड्स तुम्हारे अंडर हैं पर स्वॉर्ड्स मेरे अंडर आते हैं। तो वो उसे बताती है कि विल स्वॉर्ड से ज्यादा वॉन्ड में इंटरेस्टेड है और वो एक दिन मागिया वॉन्डर बनना चाहता है। इसके बाद थोड़ी देर वो एक दूसरे को घूरते हैं और फिन कहता है चलो ठीक है, अभी के लिए मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, पर अब से वो जो करता है उसमें मेरा भी हाथ जाएगा। इसके बाद हम विल को देखते हैं जो कि बाहर प्रैक्टिस कर रहा था और ऊपर खड़े होकर ये तीनों देख रहे थे। इसकी बॉडी किस तरह की है, ये मेज कम और डॉफ ज्यादा लगता है। एक एल्फ के दोस्त को तुम डॉफ जैसे बारबारियन से कंपेयर मत करो, वो एक वॉरियर है। और लिहाना कहती है कि शायद उसकी ये सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन ही उसकी ताकत का राज है। तभी सियोन खिड़की के पास आकर विल का नाम चिल्लाता है और उसे अपने साथ लड़ने को कहता है और सीधा वहां से छलांग लगा देता है। पर दर्द की वजह से बेचारा कोल के सामने अपनी कूल सी एंट्री नहीं कर पाता। तो कोल उससे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हालत लड़ने जैसी बिल्कुल भी नहीं है। पर सियोन कहता है कि अगर वो मूव कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो विल से कहता है कि तुमने कहा था ना कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के बाद हम प्रॉपर फाइट करेंगे, अपना प्रॉमिस पूरा करो और लड़ो मुझसे। जिसके बाद विल भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो लड़ाई करते जाते हैं जहाँ की विल बस उसके हमलों को डॉज कर रहा था। वहीं उनकी लड़ाई को एडवर्ड खिड़की से देख रहे थे। तभी वहाँ पर वर्कनर आ जाता है और जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखता है उसे देखकर वो सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ की 6th ईयर के स्टूडेंट्स का फाइनल एग्जाम चल रहा है कि जल्द ही वो उससे मिल पाएगा। तो सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। सीजन 2 की अभी कोई रिलीज डेट नहीं है, पर उसके आते ही मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर ही देना।